हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 37 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है यंग मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, जब तुमने मुझे बहुत बेइंतहा से मारा था उस समय मैंने अपनी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने दिल को प्रोटेक्ट करने और अपनी जिंदगी को प्रोटेक्ट करने में लगा दी थी, लेकिन सच में उस बंदर ने मेरी जिंदगी के बहुत जरूरी हिस्से पर हमला किया था। यंग मास्टर की बात सुनकर थर्ड सिस्टर उससे कहती है, तुम गलत समझ रहे हो, वो बंदर नहीं है, वो एक विलुप्त हो चुका आयरन आर्म मंकी है। यंग मास्टर उसकी बात सुन के वहाँ पे किड़किड़ाते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो बेफालतू की बात करना बंद करो। मेन मुद्दा ये है कि उस दिन उसके हमले के कारण मैंने अपने सामान को खो दिया और अब मैं चाहता हूँ कि जो तुमने किया है उसका कर चुकाओ। ये लाभ यंग मास्टर की बात सुन के अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ओहो सच में यार ये तो बहुत गलत हो गया। औजार के बिना तो जिंदगी एकदम बेकार हो जाती है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आपने इस लड़की को किसी और के पास जाने क्यों दिया। अब मुझे पता चला जाके तुम्हारे पास तो खिलौनों में डालने वाली चाबी ही नहीं है, तो तुम खिलौना कैसे चलाते। ये लाभ की बात सुनने के बाद में यंग मास्टर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और दूसरे साइड में ये लाव और उसकी सिस्टर वहाँ पे यंग मास्टर की मौज ले रहे थे। इस चीज को देखने के बाद यंग मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्ला के कहता है, तुम बकचोद इंसान चुप हो जाओ, और वहाँ पर अपने हाथ में जनरेट किए हुए अटैक को ये लाव के ऊपर कर देता है। लेकिन वहाँ पे थर्ड सिस्टर उस अटैक को आते हुए देख के सिर्फ अपने एक हाथ के रिफ्लेक्शन से ही उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर की तरफ घूर के देख के गुस्से में कहती है, मुझे इस चीज की उम्मीद नहीं थी कि तुम जिंदा होगे, यहाँ तक कि तुमने मेरे पास आने की हिम्मत भी की। मुझे लगता है तुम उस दिन के बाद फिर मरना चाहते हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें फिर मारूंगी और तुम्हारी मैं इस हरकत को देखते हुए तुम्हें मौत जरूर दूंगी। यंग मास्टर उसकी बात सुनने के बाद पीछे ट्यूब की तरफ जाते हुए हंसते हुए कहता है, पिछली बार मैं तुमसे हार गया था लेकिन इस बार का समय अलग है। और फिर वहाँ पे ट्यूब के ऊपर अटैक करके उसको तोड़ते हुए कहता है, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आया हूँ, इसे एक्सेप्ट करो जिसे मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है। और जैसे वहाँ पे वो ट्यूब टूटता है तो उसके अंदर से ब्लैक कलर की लिक्विड बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाती है। उस लिक्विड को देखने के बाद ये लाव हैरान होते हुए कहता है, अरे ये क्या चीज है। लिन वांडू भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, मुझे तो ये किसी तरह का जहर जैसा लग रहा है। और दूसरे साइड में थर्ड सिस्टर के ये देखने के बाद थोड़ा पसीने आ रहे थे, वो घबरा रही थी। और तभी वो जो लिक्विड बाहर निकल रहा था वो बाहर निकलते हुए एक अलग फॉर्म लेना स्टार्ट कर देता है। और कुछ ही देर के अंदर वो धीरे धीरे करते हुए एक अलग ही तरह का आधा मॉन्स्टर और आधा कंकाल जैसा दोस्तों वो वहाँ पे अजीब सा क्रीचर बन जाता है, जो कि वहाँ पर कर रहा था। ये लाव जब उस क्रीचर को देखता है तो वहाँ पे अपने नाक को बंद करते हुए गुस्से में चिल्ला के कहता है, तू कमीने हरामखोर, ये सच में कितना ज्यादा घिनौना है कि मैं इसकी महक से ऐसे डर गया हूँ। यंग मास्टर वहाँ पे थर्ड सिस्टर की तरफ घूर के देखते हुए कहता है, ये तुम्हारे लिए मेरा इस समय दिया हुआ सरप्राइज है, तो मुझे बताओ तुम्हें देखकर कैसा लगा, क्या तुम मेरे इस गिफ्ट को पहचान पाई कि ये क्या है। यंग मास्टर की बात सुनकर थर्ड सिस्टर उसको घूर के देख रही थी और समझने की कोशिश करती है कि आखिर क्या हो सकता है। और तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो हैरान होते हुए कहती है, ये कहीं वो तो नहीं है। फिर यंग मास्टर थर्ड सिस्टर को बताता है, हाँ तुमने सही पकड़ा है, ये वही शेनवे स्कॉट के ग्रुप के 34 आदमी, एक औरत और बच्चे हैं जो तुम्हारे हाथों वहाँ पर मारे गए थे। उन 5 सालों से आज तक मैंने इसका ध्यान रखा है, बस तुम्हें खुद उनकी शिकायतों का एहसास कराने के लिए। तो तुम बताओ इसे देखकर तुम्हें खुशी हुई। और यंग मास्टर के कहने के साथ में वो जो अजीबोगरीब क्रीचर था वो वहाँ पर थर्ड सिस्टर और अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और आगे बढ़ते हुए वहाँ पे अटैक करने के लिए जंप लगा देता है, जिस चीज को देखते हुए थर्ड सिस्टर वहाँ पे सबको पीछे करते हुए कहती है, तुम सभी लोग मेरे पीछे आ जाओ। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके फोर्थ सिस्टर की तरफ चला जाता है, जिसकी नाक में बहुत ज्यादा गंदी बदबू आती है और वो उस तरफ देखते हुए कहती है, वहाँ पर कुछ जरूर गड़बड़ हो रही है। उसकी बात सुनकर सिक्स सिस्टर हैरान होते हुए कहती है, क्या ये तुम क्या कह रही हो। फिर उसको फोर्थ सिस्टर बताती है, मुझे वहाँ से लाशों की सड़ी हुई बदबू बहुत तेज आ रही है, ऐसा लग रहा है सड़ी हुई लाश इस गुफा में रखी हो। फोर्थ सिस्टर की बात सुनकर सिक्स सिस्टर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, कहीं ये नॉर्थ वेस्ट मियाओजियांग शामन किंगडम का कोई स्किल तो नहीं है, लेकिन आखिर ये ग्रेट चू रिल में कैसे सामने आ सका।
फोर्थ सिस्टर वहाँ पे अपनी नाक को बंद करते हुए कहती है, ओहो मुझे ऐसा लग रहा है ये जो स्किल है किसी ने चुरा ली हो जैसे कि, क्योंकि उनके जहर की जो गंध है ये कम से कम 5 सालों से इकट्ठा की गई हो और इसे ज्यादा जहरीला बनाने के लिए इसके अंदर बहुत ढेर सारे जहरीले एलेक्सर्स को मिलाया गया है। अपनी फोर्थ सिस्टर की बात सुनने के बाद सिक्स सिस्टर का दिमाग वहाँ पे काम कर जाता है और वो खूब स्पीड में उस तरफ भाग के जाते हुए चिल्ला के कहती है, इसकी माँ का साकी नाका, मैं उसके बम में होल कर दूंगी और बड़ा। ऐसा लगता है कि ये वही है जो ये लाव के लिए तैयार किया था। फोर्थ सिस्टर पे आगे बढ़ते हुए कहती है, मुझे डर है कि केवल मैं ही इस जहर को सप्रेस कर सकती हूँ, इसीलिए मुझे जल्द से जल्द इसे ढूंढना होगा। और दूसरे साइड में हमें अपने हीरो का सीन दिखाया जाता है। जब उस क्रिएचर ने वहाँ पे अटैक किया था तो थर्ड सिस्टर ने वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकाल लिया था, जिसने कि वहाँ पे उसके अटैक को ब्लॉक करके रखा था। और इस चीज को देखकर ये लाव घबराते हुए चिल्ला के कहता है, सिस्टर संभल के। लेकिन तभी वहाँ पे वो जो क्रिएचर था उसके अंदर जो जहर होता है वो एसिड के तरीके काम करते हुए जो वुल्फ की तरीके मॉन्स्टर खड़ा था उसकी ढाल को वहाँ पे पिघलाना स्टार्ट कर देता है। और इस चीज को देखकर वो स्पिरिट बीस्ट वहाँ पर उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी उसका जो अटैक होता है वहाँ पे उसकी बॉडी में फंस गया था। और इस चीज को देखते हुए थर्ड सिस्टर वहाँ पे घबराते हुए मन में कहती है, इससे निपटना इतना आसान नहीं है, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मुझे कुछ भी करके अपनी सील को तोड़ना होगा। जब थर्ड सिस्टर इस बारे में सोच रही थी तभी अचानक से जो उसका स्पिरिट बीस्ट होता है वो मॉन्स्टर अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, पिघला देता है उसको बुरी तरह से, जो कि देखने में दोस्तों सच में बहुत भयानक था। ये लाव जब वहाँ पे इस चीज को होते हुए देखता है तो हैरान होते हुए कहता है, अरे ये मॉन्स्टर तो बहुत अजीब है, अगर कोई ऐसा आर्टिफैक्ट होता जो जहर को पल भर में ही खत्म करके बचाव कर सके तो इस समय वो बहुत बढ़िया होता। ये लाव जैसे इस बारे में बोलता है तभी वहाँ पे उसके दिमाग की कुछ बत्ती जलती है और वहाँ पे वो हैरान होते हुए कहता है, हाँ मैं सही हूँ। हेलो गाइस, आई होप कि आप लोग वीडियो देखने में मजा आ रही होगी। और मुझे ये भी मालूम है आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो देखी है लेकिन सब्सक्राइब लाइक नहीं किया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज गाइस सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें। पार्ट 38 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ये लाव वहाँ पे अपने दिमाग की बत्ती को जलाते हुए कहता है, सिस्टर ये लो, इससे लड़ने के लिए अर्थ ड्रैगन की हड्डियों का इस्तेमाल करो। थर्ड सिस्टर उसके ऐसे मूव को देखने के बाद खुश होते हुए कहती है, अरे वाह तुम तो बहुत स्मार्ट बन गई हो। लेकिन तभी दूसरे साइड में वो जो जाइंट अजीबोगरीब मॉन्स्टर होता है वो थर्ड सिस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उस मॉन्स्टर को इस तरह से अपनी तरफ आते हुए देखकर थर्ड सिस्टर उसके अटैक के आगे अपना भी अटैक रिलीज कर देती है और उन दोनों का अटैक वहाँ पे आपस में टकरा जाता है। और इस चीज के होने के कारण जो क्रीचर था मौका निकालते हुए तुरंत थर्ड सिस्टर के ऊपर अपना वही पिलपिला अजीबोगरीब जो उसका हाथ था दोस्तों उससे मुक्का बनाते हुए थर्ड सिस्टर के ऊपर छोड़ देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और वो अटैक सीधे थर्ड सिस्टर के ऊपर जाके लगता है और उसका प्रेशर इतना होता है कि थर्ड सिस्टर लड़खड़ाती हुई पीछे की तरफ जाने लगती है। और उसके अटैक से चोट खाने के बाद वहाँ पे वो दर्द में अपने मन में कहती है, तेरे की मैं तो बहुत केयरलेस हो गई थी। और तभी वहाँ पर उस अटैक के इम्पैक्ट के कारण हवा में उछलते हुए वो वहाँ पे रोल खाने लगी थी और उसके पास जो अर्थ ड्रैगन का बैग था छोटा वो वहाँ पे उसके हाथों से छूट जाता है और वो सीधे जमीन में आके गिरता है। तो यंग मास्टर उस बैग को देख के उसकी तरफ भाग के जाते हुए कहता है आज तो मेरा दिन बहुत लकी है। लेकिन तभी अचानक से कुछ होता है और वो जो बैग था दोस्तों वहाँ पे फूट जाता है और उसके टुकड़े यंग मास्टर के चेहरे पे लगते हैं और यंग मास्टर को समझ में नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया। और हमें पता चलता है ये किसी और ने नहीं ये लाव ने किया था। ये लाव वहाँ पे अर्थ ड्रैगन की बोन को अपने हाथ में लिए हुए यंग मास्टर की मौत लेते हुए कहता है, हे किन्नर तुम दूसरे लोगों की चीजों को कैसे लेने के बारे में सोच सकते हो। यंग मास्टर वहाँ पे ये लाव के ऐसे हरकत के कारण बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिड़चिड़ाते हुए कहता है, तुम बस अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। ये लाव वहाँ पे तुरंत अर्थ ड्रैगन की हड्डियों को दूसरे बैग में डाल देता है और लिन वांडू की तरफ फेंकते हुए कहता है, जल्दी करो और इसको ले लो। ये लाव की ऐसी हरकत के कारण लिन वांडू वहाँ पे हैरान हो गई थी कि इसका करने का मतलब क्या है। और फिर वहाँ पर ये लाव उस लड़की चिल्ला के कहता है, वानरू जल्दी करो, वहाँ से भागो तुम। क्योंकि दोस्तों अपना लूला बुड्ढा वहाँ पे वानरू के सामने आ गया था उसको पकड़ने के लिए, जो कि वहाँ पे उसका पीछा करते हुए कहता है, ये बैग मुझे दे दे लौंडिया। लिन वानरू खूब स्पीड में आगे की तरफ भागते हुए कहती है, चल जा बुड्ढे, अपनी औकात देख, ये बस तेरे सपने में ही हो सकता है। वो बुड्ढा वहाँ पे उसकी बात सुन के बहुत जरा गुस्साते हुए कहता है, तू कमीनी कुतिया, अब मैं तेरे हाथों से उस बैग को लेके ही मानूंगा। और दूसरे साइड में हमें यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे अभी भी बहुत जरा गुस्साते हुए कहता है, तू लौंडे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे चेहरे पर चोट पहुँचाने की, मैं तुझे यहाँ पर मार डालूंगा।
जैसे यंग मास्टर ने इस बारे में बोला होता तभी अचानक से एक स्नेक बड़ी स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रहा था और हमको पता चलता है थर्ड सिस्टर ने वहाँ पे अपना एक जहरीला स्नेक यंग मास्टर के ऊपर शू कर दिया था, मतलब जा काट ले उसके। और वो स्नेक सीधे यंग मास्टर का आके पप्पी ले लेता है और फिर अपने आप को संभालते हुए थर्ड सिस्टर अपने भाई से कहती है जल्दी करो, जाओ और उस लड़की को बचाओ। यंग मास्टर जब थर्ड सिस्टर को इस तरह से स्नेक अटैक करवाते हुए देखता है तो वहाँ पे गुस्से में घूर के कहता है तुम कमीनी, तुम्हारे अंदर अभी भी जहर बचा हुआ है। और दूसरी तरफ ये लाओ अपनी सिस्टर के हाल को देखते हुए कहता है सिस्टर मैं यहाँ रुक कर आपकी मदद करूंगा। लेकिन तभी थर्ड सिस्टर बहुत जरा गुस्से में चिल्ला के कहती है ये मेरा काम है, आपको इन सब चीजों में उंगली करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लव वहाँ पे अपनी बहन की बात को समझते हुए कहता है हाँ ठीक है, मुझे समझ में आता है तुम्हारी बात, चिल्लाने की क्या जरूरत थी। और फिर वहाँ से लिन वानरो को बचाने के लिए भाग के जाते हुए अपनी सिस्टर से कहता है और हाँ अगर समझ आए तो मेरी बात को सुन लो, अपनी 3 ड्रैगन सोल सील को रिलीज कर दो और इतना ज्यादा घमंडी बनने की जरूरत नहीं है तुमको, वरना इस तरह से तुम्हारी जिंदगी के एल लग जाएंगे और तुम यही निपट जाओगी। उन सभी के जाने के बाद में यंग मास्टर थर्ड सिस्टर के सामने आकर खड़े होकर कहता है अगर तुम सच में 3 ड्रैगन सोल सील को रिलीज करती हो तो मेरे पास मौजूद ये भयानक क्रीचर तुम्हारे लिए काफी नहीं होगा, लेकिन दुर्भाग्य से अगर तुम अपनी 3 ड्रैगन सोल सील को रिलीज करती हो तो तुम इसकी मदद नहीं कर सकते। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद जो थर्ड सिस्टर होती है उसको कुछ समझ में नहीं आता, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। और फिर वहाँ पर यंग मास्टर उसकी और उंगली करते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, अपने डीमन हार्ट से छुटकारा पाओ, भले ही तुमने अपनी सील को तोड़ दी हो, तुम डीमन वर्ल्ड में गिर जाओगी। क्या मैंने सही कहा? और दूसरे साइड में हमें उसी बुढ़ऊ को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पे लिन वानरो को पकड़ लिया था और वहाँ पे उसको जमीन में गिराते हुए कहता है तो बताओ छोटी छोकरिया अब तुम कहाँ भाग के जाओगी। और उसके ऐसा करने के कारण वहाँ पे लिन वानरो को बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत तड़प रही थी। और फिर वहाँ पर अपने बुढ़ऊ के फिर से दोस्तों ठरकपन मजे से जाग जाता है। अब वो लिन वानरो की तरफ देखते हुए हंस के कहता है उन लोगों को वहाँ पे लड़ने दो, चलो हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, किनारे चल के मजे से बाजा बाजी करते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में? उसकी ऐसी बात सुनने के बाद लिन वानरू वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाती है और घबराते हुए चिल्ला के कहती है बचाओ, कोई तो बचा लो मुझे, ये बुढ़ा साला फिर से ठरकी हो गया है। लिन वानरू की आवाज सुन के ये लाव तुरंत वहाँ पे आ जाता है और बुढ़ऊ के गाल पे एक जोर से घूंसा मारता है जिससे कि उसके हाल वहाँ पे बुरे हो जाते हैं, जिससे कि उसके हाल वहाँ पे बुरे हो गए थे। और ये लाव के सिर्फ एक घूंसे के कारण वो बुढ़ऊ सीधे उड़ता हुआ चट्टान में जाके लड़ता है और वो चट्टान वहाँ पे क्रैक हो गई थी। ये लाव वहाँ पे उसको मारने के बाद उसकी तरफ देखते हुए कहता है अरे हाँ बुढ़ऊ, वैसे भी मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अगली बार मिलूंगा तो मैं तुम्हारे साथ जो भी मैटर होगा सब क्लियर कर दूंगा। ये लाव की बात सुनने के बाद बुढ़ऊ वहाँ पे उठ के अपने हाथ में वही सुनहरी कुल्हाड़ी उठा लेता है और ये लाव की तरफ देखते हुए कहता है तो लौंडे बस मौत की तलाश कर रहा है और तुमको क्या लगता है इस समय तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर कौन आ सकता है। जैसे बुढ़ऊ ने इस बारे में बोला होता तभी अचानक से जो 4 सिस्टर थी वहाँ पे आते हुए कहती हैं तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई, तुम्हारी सिस्टर यहाँ पर आ गई है। 6 सिस्टर जब अपने भाई को देखती है सही सलामत तो भी खुश होते हुए कहती है छोटे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चिल्लाने के बिना हम इस जगह को कभी ढूंढ नहीं पाते। जब दूसरी तरफ बुढ़ऊ वहाँ पे उन दोनों सिस्टर्स को देखता है तो गुस्साते हुए कहता है तुम दोनों तो वही कमीनी चुड़ैल हो। लेकिन ये लाव की सिस्टर उस बुढ़ऊ को एकदम इग्नोर करते हुए अपने भाई से पूछती है मुझे बताओ आखिर तुम चुप क्यों हो गए, तुम्ही ने तो अपनी सिस्टर को बुलाया। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 39 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ये लाव की 4 सिस्टर उसको देखते हुए कहती है मैंने बहुत लंबे समय पहले तुम्हारी जान बचाई थी और अब तुम मेरे भाई को धमकाने की हिम्मत भी कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत तो सच में तारीफ करने लायक है। 4 सिस्टर की बात सुनने के बाद वो जो बुढ़ाऊ था पीछे की तरफ हटते हुए गुस्सा के अपने मन में कहता है आखिर इस बच्चे ने पिछली जिंदगी में किस तरह की ब्लेसिंग को इकट्ठा किया था। इसके आसपास की औरतें इतनी ताकतवर हैं और उसके साथ साथ सब बहुत सुंदर हैं। चलो छोड़ो, इस लौंडे को भूल जाता हूँ। यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उस बुढ़ाऊ को जाते हुए देखकर जो 6 सिस्टर थी उसको छेड़ते हुए कहती हैं अगर तुम्हारा बिहेव बहुत अच्छा है तो हम दोनों तुमसे वादा करते हैं कि हम लोग हिलेंगे भी नहीं, लेकिन अगर तुम यहाँ से भागने के बारे में सोचते हो तो मैं एक पल में तुम्हारे सर को झुका सकती हूँ।
सिक्स सिस्टर की बात सुनने के बाद में वो जो बुढ़ाऊ था वहाँ पे बहुत तेज तेज रोने लगता है और सफेद झंडी दिखाते हुए कहता है, अरे मेरी चाची मुझसे गलती हो गई, अब मैं नहीं करूँगा। फिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो, जबकि मैं यहाँ से भाग भी नहीं सकता। सिक्स सिस्टर वहाँ पर उस बुढ़ाऊ की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें बस मेरे भाई से लड़ते रहना होगा, उसे हराना होगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो तुम यहाँ से जा सकते हो, अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ पर मरना होगा। सिक्स सिस्टर की ऐसी बात सुनने के बाद बुढ़ाऊ को कुछ समझ में नहीं आता, आखिर ये अपने भाई की बहन है कि दुश्मन है। अब इसे क्या मालूम कि अपने हीरो के ऊपर ये सारी बहनें मिलके कितना ज्यादा अत्याचार करती हैं। और फिर हमको फोर्थ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ये लाव के पास आकर उसके सर में कुछ देखते हुए कहती है, नीचे देखो, मुझे अपने बाई हुई पॉइंट को देखने दो। और नीचे दोस्तों आप देख ही सकते हैं क्या बड़े बड़े अरमान हैं, जिसको देखते हुए अपना हीरो वहाँ पे हैरान हो जाता है। ब्लश करते हुए कहता है, अरे आखिर तुम्हें वहाँ पर क्या दिखाई देगा। अपने भाई की बात सुन के फोर्थ सिस्टर उससे कहती है, ज्यादा हिलने की जरूरत नहीं है तुमको। और जब वहाँ पे वो ये लाव के सर में देखती है तो वहाँ पर देखते हुए अपने मन में कहती है, बेई हुई तो पर्पल हो गया है, पूरी बॉडी की जेन क्यूआई पॉइंट बंद हो गई है, अगर ये रिफाइन नहीं हो रही है तो ये पक्के तौर पे मर जाएगा। किस्मत से मुझे इसके बारे में पता चल गया। और इस बात को कहते हुए फोर्थ सिस्टर वहाँ पे बेई हुई पॉइंट को फोड़ देती है और फिर अपने हीरो से कहती है, बिल्कुल शांति से खड़े रहना, हिलने की जरूरत नहीं है, इससे तुमको थोड़ी सी चोट लग सकती है। मैं कोशिश करूंगी इस टेक्निक को बहुत आराम से करूं। अपना हीरो फोर्थ सिस्टर की बात सुन के हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर अपने मन में कहता है, आज मुझे इतना अजीब क्यों लग रहा है। फिर हमें उसके फोर्थ सिस्टर को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर अपनी टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए बहुत ढेर सारी नीडल्स को बाहर निकाल लेती है और उन सारी सुइयों के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को डालते हुए कहती है, सीक्रेट टेक्निक क्यूआई हुआंग 10 सोल ऑफ एक्यूपेंचर। और इस बात को कहने के साथ में ही वहाँ पर उसके पास जितनी भी नीडल्स थी वो बहुत ज्यादा स्पीड में अपने हीरो की बॉडी के अंदर धांस देती है और उसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि वो सारी की सारी नीडल्स अपने हीरो की बॉडी के अंदर एंटर करने लगती हैं। जिस चीज को होते हुए देखकर ये लाव वहाँ पे बुरी तरह घबरा गया था और उसकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, उसकी नसें वहाँ पे तनने लगती हैं। वो वहाँ पे दर्द के मारे करहार रहा था। अपने छोटे भाई की ऐसी हालत को देखकर उसकी फोर्थ सिस्टर के वहाँ पसीने आ गए थे और तभी अपने मन में कहती है, जेन क्यूआई का रिफाइनिंग इफेक्ट मेरी सोच से भी बहुत ज्यादा हो गया है। आखिर इसने ऐसी कौन सी टेक्निक को कल्टीवेट किया है, बहुत ज्यादा स्पीड में एब्सॉर्ब कर रही है। और दूसरे साइड में अपने हीरो को दिखाया जाता है जिसके हाल और ज्यादा खराब हो गए थे, उसकी नसें और ज्यादा तनने लगी थी और वहाँ पे वो और ज्यादा बुरी तरह से करहाने लगता है। और कुछ ही देर में हमें दिखाया जाता है ये लाव वहाँ पर अपनी खूब ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे एक झटके में रिलीज करता है, जिसके इफेक्ट के कारण वहाँ की जमीन भी उस समय कलर चेंज हो गया था। और इस चीज को होते हुए देखकर उस बड़ों की हालत खराब हो गई थी और वहाँ पे वो पसीने पसीने होते हुए अपने मन में कहता है, धत तेरे की लग गए घोड़े, मुझे यहाँ आने से पहले ही अपना लाइफ इंश्योरेंस कर लेना चाहिए था। जब वहाँ पे सिक्स सिस्टर उस बुढ़ाऊ को इतना घबराते हुए देखती है तो वहाँ पे उसकी तरफ घूर के देखते हुए कहती है, बुढ़ाऊ तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है, कोई चाल चलने की सोच भी मत लेना, वरना तुम्हारी दोनों टांग और हाथ में यहीं पे काट डालूंगी। और इस समय के लिए तुम बस इतना सोचो कि तुम यहाँ पर अंधे हो गए हो। और हाँ, वैसे आपकी उस जहरीली गैस का इफेक्ट मुझ पर कुछ भी नहीं होता है। सिक्स सिस्टर की ये सब बातें सुनने के बाद बुढ़ाऊ तो वहाँ पे बिल्कुल जम सा जाता है, इतना ज्यादा डर गया था। और फिर वहाँ पर एक ब्लू कलर की पिल को निकाल के खाते हुए कहता है, नहीं नहीं, ये सिर्फ मेरी किडनी की बीमारियों की दवाइयाँ हैं जो मैं ले रहा हूँ। और फिर वहाँ पे सिक्स सिस्टर की तरफ देखते हुए मन में कहता है, अरे यार आखिर ये औरत किस तरह की पैरासाइट है। और सिक्स सिस्टर भी बुढ़ाऊ की ऐसी हरकत को देख के हंसते हुए कहती है, ठीक है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं तुम क्या कर लोगे। दूसरे साइड में वो बुढ़ाऊ वहाँ पे दवाई को लेते हुए मन में कहता है, वो बिल्कुल सही थी, जहरीली गैस का इफेक्ट ह्यूमन एलिमेंट रिल्म से ऊपर के लोगों के ऊपर बहुत कम इफेक्ट होता है और कम से कम वे दोनों स्पिरिट एम्परर रिल्म पे हैं। मैं अपनी अभी की ताकत से केवल उस लड़के को मार सकता हूँ, शायद अभी भी मेरे पास मौका है। जब वो इस बारे में बोल रहा था तो फोर्थ सिस्टर वहाँ पे अपने हीरो का ट्रीटमेंट पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकी थी और ये लाव से कहती है, हाँ ठीक है, मेरी टेक्निक कंप्लीट हुई। जब फोर्थ सिस्टर ने ऐसा कहा तो अपने हीरो की बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी ब्लैक कलर की ऑरा बाहर की तरफ रिलीज हो रही थी,
लिंग वानरू अपने हीरो से पूछती है, तो मुझे बताइए आपको कैसा लग रहा है इस समय। ये लाओ वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ में जनरेट करके देखते हुए कहता है, मेरी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा महसूस कर रही है, मानो मेरी बॉडी के ऊपर से बहुत भारी वजन हटा दिया गया हो। ये लाओ की बात सुन के जो उसकी 4 सिस्टर थी उसके पसीने आ रहे थे। ये लाओ की बात सुन के 4 सिस्टर उससे कहती है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो आपको मेरी थेरेपी के बाद बहुत ज्यादा अच्छे सरप्राइज मिल सकते हैं। ये लाओ वहाँ पे अपनी सिस्टर की बात सुनने के बाद अपनी ताकत को आजमाते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे इस चीज को आजमाने दो। और इस बात को कहने के बाद जैसे वहाँ पे वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी तरह से रिलीज करता है, तभी वहाँ पे अचानक से उसका दोस्तों ब्रेक थ्रू हो जाता है और वहाँ पे वो ह्यूमन एलिमेंट्स रियल में पहुंच गया था। और इसी के साथ वहाँ पे ये लाओ अपनी 9 राउंड टेरेंट बॉडी को भी ओपन कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है। अपने भाई को ह्यूमन एलिमेंट रियल में एंटर करते हुए देखकर जो 6 सिस्टर थी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और ताली बजाते हुए कहती है, अरे वाह, जैसा मैंने अपने भाई से उम्मीद की थी। और फिर अपने मन में कहती है, ट्रीटमेंट होने के बाद जितनी भी उसकी बॉडी के अंदर युआन क्यूआई रिफाइन पड़ी हुई थी वो अचानक से ब्रेक थ्रू करते हुए बाहर निकल गई और अब वो अपनी बॉडी टेम्परिंग रिल्म से ह्यूमन एलिमेंट रिल्म तक पहुंच गया है, जहाँ दूसरे लोग कुछ ही सालों में पहुंच जाते हैं। मेरा भाई 7 साल के बाद पहुंचा है, ये वैसे इतना खराब भी नहीं है। ये लाओ वहाँ पे ब्रेक थ्रू करने के बाद एकदम खामोश हो जाता है, शांत हो जाता है और फिर उस बुढ़ाऊ की तरफ देखते हुए कहता है, तो बुढ़ाऊ बताओ क्या हम लोग स्टार्ट करें तुरंत, क्योंकि हम लोग की फाइट अभी भी आधे पे ही रुकी हुई है। ये लाओ को अपने सामने ब्रेक थ्रू करने के बाद इतनी पावरफुल बनते हुए देखकर वो बुढ़े की तो आंखें बाहर आ गई थी, उसकी जवान मुंह का साथ छोड़ चुकी थी और वहाँ पे वो हकलाते हुए कहता है, तुम फाइट करना चाहते हो लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। अब दोस्तों आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें। मुझे मालूम है तुम में से बहुत लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, इसीलिए आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। पार्ट 40 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जो अपना बुढ़ाऊ होता है वहाँ पे बहुत ज्यादा डरते हुए एक पिल को अपने मुंह में घुसेड़ लेता है और उसको कुछ खाते हुए देखकर लिन वानरू हैरान होते हुए कहती है, अरे वो देखो वो क्या खा रहा है। उसकी बात सुन के 4 सिस्टर वहाँ पे सोचते हुए कहती है, वैसे उसकी स्मेल से तो लग रहा है कि उसने एक शिक्वान जिंगी पिल खाई है जो कुछ समय के लिए उसकी कल्टीवेशन को बढ़ा सकती है और उसका डिटॉक्सिफाइंग इफेक्ट 1 पिल के साथ किया जाता है। 4 सिस्टर की बात सुनने के बाद जो लिन वानरू होती है वहाँ पे थोड़ा घबरा जाती है, उसके पसीने आ रहे थे और तभी वो अपने मन में कहती है, ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ उसके पिल के रंग और स्मेल से ही उसने बता दिया कि वो पिल किस लिए इस्तेमाल की जाती है। मुझे लगता है कि ये दुनिया में एकमात्र ऐसी इंसान है जिसके पास इस तरह की पावर हो सकती है। और तभी दूसरे साइड जो अपना ये लाओ होता है वहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाते हुए और साथ ही 9 टायरेंट बॉडी को भी एक्टिवेट करके आगे की तरफ जब बढ़ता है तो सामने के पत्थर वहाँ पे टूटने लगते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं और वो उस बुढ़ाऊ की तरफ आगे बढ़ रहा था। ये लाओ जब इतनी पावर को यूज करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था तो पत्थर कुछ पीछे लिन वानरू के ऊपर पड़ते हैं, जिससे कि वहाँ पे वो डर जाती है। और दूसरी तरफ जब बुढ़ाऊ ये लाओ को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो वहाँ पे अपने मन में घबराते हुए कहता है, अरे वो तो गायब हो गया है। और जैसे उसने बोला होता तभी अचानक से ये लाओ को एक बहुत पावरफुल पंच उसकी ठुड्डी के ऊपर पड़ता है और वहाँ पे ये लाओ अपनी स्पीड को यूज करते हुए दोबारा से उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाता है। ये लाओ के ऐसे मूवमेंट को देखने के बाद वो जो बुढ़ाऊ था वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहता है, ये तो बहुत तेज हो गया है, यहाँ तक कि मैं इसको देख भी नहीं पा रहा हूँ। और बुढ़ाऊ के पीछे आने के साथ में ये लाओ फिर से उसको घूंसा मारता है और वो उसके पावर के इफेक्ट के कारण सीधे जमीन पे जाके गिर रहा था। और इसी तरह से ये लाओ ने जिस तरह से धोबी घाट पे धोबी अपने कपड़ों को धोता है उसी तरह से ये लाओ कभी आगे कभी पीछे कभी ऊपर कभी नीचे हर जगह से उस बुढ़ाऊ को बुरी तरह से पेल रहा था। उसकी हालत वहाँ पे ये लाओ ने खराब कर दी थी, यहाँ तक कि उसको चिल्लाने तक का मौका नहीं मिल पा रहा था। 6 सिस्टर जब अपने भाई को इतना पावरफुल देखती है तो उसको भी थोड़ा पसीने आ गए थे और वो हैरान होते हुए अपनी बहन से पूछती है, ये कितनी अजीब बात है, ये लाओ की स्पीड बहुत तेज हो गई है। अपनी 6 सिस्टर की बात सुन के 4 सिस्टर्स को बताती है वो अपनी 9 राउंड टेरेंट बॉडी के साथ में अवेक हो गया है और जेन क्यूआई का ब्लड में इंजेक्ट होने के कारण उसका खून बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उबलने वाले प्रेशर के साथ में ताकत लगा रहा है, इसीलिए उसके हमला करने की गति और पावर 2 गुना हो गई है। अपनी 4 सिस्टर की बात सुन के 6 सिस्टर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या तुमने 9 राउंड टेरेंट बॉडी पे स्टडी की है?
अपने बहन की बात सुन के 4 सिस्टर उसको बताती है, तुम्हारे मैसेज को पढ़ने के बाद मैंने क्लासिक को पलटा, लेकिन मैंने बहुत कम सीखा क्योंकि ये एक बहुत पुराने टॉप टियर की मार्शल आर्ट थी जो लंबे समय से दुनिया में खो गई थी। मुझे नहीं पता था कि हमारे फादर को ये कहाँ मिली। उनके पास सचमुच बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। और दूसरे साइड फिर से ये लाओ उस बुढ़ो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। बुढ़ा वहाँ पे अपने हीरो के हाथों इतना मार खाने के बाद में बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तू हरामखोर, तू एक कुत्ते का बच्चा है, बस अब गेम खत्म हो गया, मैं अब और नहीं झेल पाऊंगा। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिसको देखने के बाद में 6 सिस्टर लिन वानरू से कहती है, तुम अभी थोड़ा पीछे हो जाओ क्योंकि ये आदमी अब अपने जहर का इस्तेमाल करने जा रहा है। जैसे वहाँ पे बुढ़ाओ ने अपने पॉइजन को रिलीज करा होता है, तभी एकदम से ये लाओ वहाँ पे स्टन हो जाता है, रुक जाता है। जिस चीज को देखते हुए बुढ़ाओ वहाँ पे बड़ा खुश होते हुए कहता है, चलो फिर से मेरे ऊपर हमला करो, आखिरकार मैंने अपने पॉइजन से लड़ने वाली दवा को खा लिया है, अगर तुम में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। ये लाओ वहाँ पे उसकी बात सुन के वहाँ पे बहुत गुस्सा रहा था, और तभी बुढ़ाओ की बात सुनने के बाद वो गुस्साते हुए सीधे उसकी तरफ उसको पेलने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखने के बाद लिन वानरू वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, ये लाओ इतने उतावले होके काम मत करो। और जब वो बुढ़ाओ देखता है ये लाओ को अपने पास आते हुए तो बहुत ज्यादा खुश होते हुए अपने मन में कहता है, ये लौंडा सच में अभी भी छटाक भर का ही है, और मेरी कुछ बातों को सुनने के बाद उसका दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया, इसीलिए केवल एक समझदार इंसान आखिर तक जिंदा रहने का हकदार होता है। जब बुढ़ाओ वहाँ पे बहुत जरा खुश हो रहा था, तभी ये लाओ आगे बढ़ते हुए अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालते हुए कहता है, टुनटियान जाओ और उसके पॉइजन स्मोक के इफेक्ट को पूरी तरह से हटा दो। ये लाओ की बात सुनने के बाद स्पिरिट बीस्ट सीधे अपनी पावर को यूज करते हुए जितना भी पॉइजन बुढ़ाओ के आसपास जमा था गैस के रूप में, वो सारा का सारा वहाँ पे हटाने लगता है। और उसके स्पिरिट बीस्ट के प्रेशर को अपने ऊपर देखते हुए वो बुढ़ाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा डर जाता है, घबरा जाता है, और फिर वहाँ पे स्पिरिट बीस्ट अपनी एक स्किल को यूज करते हुए बुढ़ाओ के ऊपर रिलीज कर देता है। और अगले ही पल दोस्तों में दिखाया जाता है स्पिरिट बीस्ट का अटैक कुछ अजीबो गरीब था, जिसने कि वहाँ पे बुढ़ाओ को एकदम लुल्ल बना दिया था, पगला सा चूतिया सा एकदम हो गया था वो। और इस चीज का फायदा उठा के ये लाओ जंप करता है और उस बुढ़ाओ के ऊपर घुसा मारने के लिए आगे आ रहा था। न्यू पावर को यूज करते हुए बुढ़ाओ के ऊपर नॉन स्टॉप बुरी तरह से दमादम ढोलक की तरीके बजा देता है, घूंसे मारने लगा था, जिससे कि बुढ़ाओ कुछ कह ही नहीं पाता, वो वहाँ पे बिल्कुल धराशाही हो गया था। 4 सिस्टर अपने भाई को देख के हैरान होते हुए कहती है, अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि उसके पास एक स्पिरिट बीस्ट भी है, और तो और वो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। अपनी सिस्टर की बात सुन के 6 सिस्टर वहाँ पे हंस रही थी। ये लाओ की मार खाने के बाद बुढ़ाओ की हालत वहाँ पे बहुत बुरी हो चुकी थी, उसका हाथ वहाँ पे कांप रहा था, उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही थी। और तभी वो कांपते हुए कहता है, रुक जाओ, हाय दैया रे, ऐसे कौन मारता है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत जरूरी खबर है, और मेरी इस खबर के साथ तुम अपनी बहन को अंदर के डीमन पर काबू पाने में मदद कर सकते हो। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये लाओ ने इतना भयानक तरीके से पेला होता है कि उसके घूंसे के निशान उसकी छाती पे छप गए थे। बस यहाँ पर पिसा हुआ चावल डालो और इडली तैयार हो जाएगी। उस बुढ़ाओ की बात सुनने के बाद ये लाओ रुकते हुए अपने मन में कहता है, हाँ 3rd सिस्टर। फिर बुढ़ा उसको बताता है, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे मैं तुम्हें सारी बात को बता दूंगा कि तुम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके ऐसे हाल को देखने के बाद ये लाओ वहाँ पे हंसते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो चलो ठीक है, मुझे बताओ कि तुम्हारे पास क्या जरूरी जानकारी है। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 41 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जो अपना बुढ़ाओ अभी बुरी तरीके से पेला गया था उसकी जवानी के दिन, और उसने वहाँ पर कुछ लोगों को बंधक बना के रखा था, और उसमें से एक बुढ़े के ऊपर लात मारते हुए कहता है, जल्दी आगे बढ़ो तुम बेकार कचड़ा बुढ़े। और दोस्तों ये वही जगह थी जहाँ पर 3rd सिस्टर ने आकर अटैक किया था और ये सब मर गए थे। उस समय शेनवे स्कॉट में मैं खुद 34 लोगों को घर के अंदर ले जा रहा था, और युवा मास्टर ने मुझे उन्हें ब्लैक पोशन पिलाने के लिए कहा, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये फ्यूचर में पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आखिरी हथियार होगा। लेकिन मुझे इस चीज के बारे में नहीं पता था कि ये कौन सा पोशन है। लेकिन जैसे ही मैंने वहाँ पर उन सभी लोगों को वो ब्लैक पोशन पिलाया तो वो सारे के सारे लोग खुद ही अपने आप मर गए। और जैसा कि आप देख सकते हैं उस ब्लैक पोशन के इफेक्ट के कारण उन लोग वहाँ पर बुरी तरह से तड़प रहे थे। और जब मैं ये सब देखने के बाद जल्दबाजी में युवा मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए भागा, तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा भयानक एक्सप्लोजन हो गया था, जिसमें कि वहाँ की सारी जगह तबाह हो गई थी।
ये लाओ बुढ़ाऊ की बात सुनते हुए कहता है, इसका मतलब है कि मेरी बहन के वहाँ पहुँचने से पहले ही वो गंदा काम कर चुका था। तुम लोगों ने पहले ही उन्हें जहर देकर मार डाला था। ये लाओ की बात सुनने के बाद वो बुढ़ाऊ शॉक्ड हो गया था, घबराने लगता है और वहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए ये लाओ से कहता है, मैंने वैसा ही किया जैसा कि मुझसे कहा गया था और मुझे इस चीज की उम्मीद भी नहीं थी कि वो सारे लोग वहाँ पर मर जाएंगे। सिक्स सिस्टर इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तुम कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम सभी लोगों ने मिलकर मेरी थर्ड सिस्टर को इतनी गंदी तरीके से फंसा दिया और अब तुम अपना इल्जाम दूसरे के ऊपर लगा रहे हो। सिक्स सिस्टर की बात सुन के बुढ़ाऊ वहाँ पे रोते हुए कहता है, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है और जब मैं उस धमाके के बाद जागा तो तुम्हारी सिस्टर पहले ही जा चुकी थी। ये लाओ बुढ़ाऊ की बात सुन के अपनी फोर सिस्टर की तरफ देख के कहता है, क्या उसने जो कहा वो सच है? उसकी फोर सिस्टर वहाँ पे सोचते हुए कहती है, इन सड़ी हुई जहरीली लाशों को फिर से जिंदा करने के लिए मरने से पहले लोगों को जहर को खिलाना सबसे अच्छा है। मुझे पहले इस बारे में यकीन नहीं था, लेकिन आज जहरीली लाशों को खुद अपने आंखों से सामने देखकर मुझे ये पता चला कि उनकी मौत का थर्ड सिस्टर से कोई लेना देना नहीं है। ये लाओ अपनी बहन की बात सुन के वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहता है, तो ठीक है, मैं अपनी थर्ड सिस्टर को ये बताने जा रहा हूँ। और दूसरे साइड में बुढ़ाऊ वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हीरो, क्या मैं अब यहाँ से जा सकता हूँ? उस बुढ़ाऊ की बात सुन के ये लाओ उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं हमेशा अपना वादा निभाता हूँ और जो तुमने मुझे बताया वो बहुत जरूरी जानकारी है, इसीलिए मैं तुमको अब नहीं मारूंगा। ये लाओ की बात सुन के बुढ़ाऊ वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहता है, चलो बस तो गया मैं। और जब वहाँ पे रिलैक्स कर रहा था वो, तभी वहाँ पे ये लाओ लिन वानरू को डैगर देते हुए कहता है, वानरू, मैं उसे अब तुम पर छोड़ता हूँ। वानरू इस चीज को करते हुए देखकर वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, क्या तुमको पक्का लगता है? और दूसरे साइड बुढ़ाऊ वहाँ पे बुरी तरह घबरा जाता है, हैरान होने लगता है कि साला अभी तो बचा था, फिर ये पेलने के लिए दूसरा प्लान बनाने लगा। और फिर वहाँ पे वो चिल्ला के कहता है, तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। लिन वानरूस की बात सुन के डैगर को अपने हाथ में लेके आगे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, हाँ, उसने वादा किया था कि तुम्हें नहीं मारेगा, इसीलिए मैं तुमको मारने जा रही हूँ। और जब वो इस बात को कह के आगे की तरफ बढ़ रही थी तो उसके वहाँ पे पसीने आ रहे थे और इस चीज को देखते हुए सिक्स सिस्टर उससे कहती है, वैसे लड़की, मुझे तुम बहुत जरा कंफ्यूज दिख रही हो, लेकिन उसने जब तुम्हारे साथियों को मारा था तो क्या उसने दया दिखाई थी? नहीं ना। और फिर फोर सिस्टर भी लिन वानरू के पास आकर उसको हिम्मत देते हुए कहती है, हम लोग यही हैं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ, उसने जो तुम्हारे साथियों के साथ में किया, उन्हें जान से मार डाला, उसका आज बदला ले लो, ये डैगर उसके सीने में उतार दो। लिन वानरू फोर सिस्टर की बात सुनकर वहाँ पर रोने लगती है अपने साथियों को याद करते हुए और तभी वहाँ पर गुस्से में उस डैगर को उठाते हुए बड़ों की तरफ देख के कहती है, तू हरामखोर कमीने ठरकी बुड्ढे, तूने मेरे साथियों को मार डाला और साथ ही कई बार मेरे साथ बाजाबाजी करने की कोशिश की, तो अब तुम्हें इसका कर चुकाना होगा। और इस चीज को कहते हुए लिन वानरू उस बुढ़ाऊ की तरफ डैगर लेके आगे बढ़ रही थी और अगले ही पल वो अपने साथियों को याद करते हुए कि उसने उसको कैसे मारा था, वहाँ पे वो उस डैगर को उसके छाती के आर पार कर देती है और उसने वहाँ पे उसको जान से मार दिया था। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमको थर्ड सिस्टर को दिखाया जाता है जिसके हाल वहाँ पर बहुत बुरे हो चुके थे, क्योंकि वहाँ पर पहले ही वो उसके अटैक से अपने आप को बचा नहीं पाई थी और अब वो चोट खाने के बावजूद अपनी पावर को यूज करते हुए उस क्रिएचर से वहाँ पर लड़ रही थी, जिस कारण से उसको वहाँ पर बहुत ज्यादा चोट लग गई थी और बहुत सी जगहों से उसके कपड़े भी वहाँ पर फट चुके थे। उसके ऐसे हाल को करने के बाद यंग मास्टर उसकी तरफ देख के कहता है, अच्छा, तो तुम अभी तक अपने भाग्य को स्वीकार नहीं करना चाहती हो। और जैसे उसने कहा था तभी वहाँ से अपना हीरो भाग के आते हुए कहता है, सिस्टर, मर्सनरी आयरन ब्लड ग्रुप के लीडर ने तुमसे जो कुछ भी कहा था वो झूठ था। तुमने शेनवे स्कॉट में लोगों को जान से नहीं मारा, तुम्हारे उस बिल्डिंग के डिस्ट्रॉय करने से पहले ही उन्हें जहर दे के मार डाला गया था। थर्ड सिस्टर अपने भाई की बात सुन के वहाँ पे हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या, ये क्या कह रहे हो तुम? और जब यंग मास्टर ये लाओ की बात सुनता है तो वहाँ पे वो भी डरते हुए कहता है, तू हरामखोर कमीने लौंडे, जब देखो मेरे पिछवाड़े में उंगली करता रहता है, अब तू पहले नरक में जाएगा। और इसी के साथ उसका क्रिएचर वहाँ पे ये लाओ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। जैसे उस क्रिएचर का अटैक ये लाओ के ऊपर पड़ने वाला था तभी अचानक से ये लाओ वहाँ पर अपनी 9 टायरेंट बॉडी को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से डिसअपीयर हो जाता है
और जैसा कि हम लोग को तो मालूम ही है कि उसकी पावर और स्पीड दोनों की दोनों बहुत बढ़ चुकी है। और इसी चीज को देखकर ये लाओ वहाँ पर हैरान हो रहा था कि मेरी 9 रन टेरन बॉडी ब्लड को ओपन करने के बाद मेरी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। और इस चीज को देख के सिक्स सिस्टर उसको पीछे से छेड़ते हुए कहती है, हे मेरे छोटे भाई, फोर्थ सिस्टर से तुम्हें प्यार मिलने के बाद तुम्हारी ताकत तो सच में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और फोर्थ सिस्टर भी वहाँ पर अपनी सिस्टर की बात सुनकर शर्माते हुए कहती है, अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे भाई के अंदर बहुत अच्छा पोटेंशियल है। थर्ड सिस्टर वहाँ पर अपनी फोर्थ सिस्टर चिल्ला के कहती है, ली राओ, क्या ये बात सही है? अपनी बहन की आवाज सुन के फोर्थ सिस्टर भी कहती है, थर्ड सिस्टर, ये लाओ बिल्कुल सही कह रहा है। अगर आप इस तरह की जहरीली लाश को फिर से जिंदा करना चाहते हैं तो तुम्हें उन्हें मरने से पहले जहर खिलाने की जरूरत होती है। और उन सभी लोगों के मरने का कारण तुम नहीं हो, वो पहले ही मर चुके थे। फोर्थ सिस्टर की बात सुनकर जो यंग मास्टर था उसके बुरी तरह पसीने आ रहे थे और तभी वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, तुम सभी लोग बकवास कर रहे हो। और इस बात को सुनने के बाद थर्ड सिस्टर का पारा तो वहाँ पर 7वें आसमान पर पहुँच गया था। और वहाँ पे वो बहुत ज्यादा गुस्साते हुए अपनी ड्रैगन 3 सोल सील को रिलीज करते हुए कहती है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर ऐसा ही हुआ था और तुमने मुझे इस तरह से धोखा देकर जानबूझकर बेकार में ही फंसा लिया। जब यंग मास्टर देखता है कि वहाँ पर थर्ड सिस्टर अपनी ड्रैगन 3 सोल सील को एक्टिवेट करने जा रही है, मतलब रिलीज करने जा रही है, तो वहाँ पे वो अपने क्रिएचर से ऑर्डर देते हुए कहता है, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया भी तो तुम क्या कर लोगी? मैं तो इस बात पे विश्वास भी नहीं कर सकता कि तुम्हारे अंदर इन सब चीजों को बदलने की ताकत भी है। और उसके ऐसे कहने के साथ में ही उस क्रिएचर का अटैक वहाँ पर थर्ड सिस्टर की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसको देखने के बाद में ये लाओ चिल्ला के कहता है, सिस्टर जरा संभल के। और सिक्स सिस्टर भी वहाँ पे चिल्ला के कहती है, वो बदतमीज कमीना हरामखोर, उसने हमें रोकने के लिए पॉइजन का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो पहले थर्ड सिस्टर से निपटना चाहता है। और जब वो लोग ऐसा कह रहे थे, दूसरे साइड में यंग मास्टर का क्रिएचर थर्ड सिस्टर के एकदम क्लोज आ गया था अटैक करने के लिए, जिसको देखते हुए सभी लोग वहाँ पे घबरा रहे थे। और उस क्रिएचर को अटैक करते हुए देखकर थर्ड सिस्टर वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तो अब ये करने का समय आ गया है, हम दोनों लोग अपने बीच की जो शिकायतें हैं उसको आज यहीं पे निपटा देते हैं। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ पर अपनी ड्रैगन सील को तोड़ते हुए कहती है, 3 ड्रैगन सील ओपन, चारों सेक्रेट बीस्ट, मैं तुमको यहाँ पर बुलाती हूँ। और उसके ऐसा करने के साथ में दोस्तों जो थर्ड सिस्टर थी उसके अंदर से बेइंतहा एनर्जी वहाँ पर रिलीज होना स्टार्ट हो गई थी। और अगले ही पल थर्ड सिस्टर के एक बीस्ट ने वहाँ पर जो क्रिएचर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था उसके मुंह को अपने हाथों से रोक लेता है। और हमको पता चलता है ये कोई और नहीं मिथिक आयरन आर्म एप होता है। और उसने वहाँ उस क्रिएचर के सर को पकड़ते हुए धड़ाम से सीधे जमीन पे लाके पटक देता है। जब यंग मास्टर इस चीज को होते हुए देखता है तो वहाँ पे वो बहुत जरा घबराते हुए चिल्ला के कहता है, तुमने ये क्या किया? आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गाइज मेरा सपोर्ट करें। जिन्होंने भी यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है, आपसे मेनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 42 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, जैसे वहाँ पर थर्ड सिस्टर ने अपने चारों सेक्रेट बीस्ट को बुलाया था तो हमें दिखाया जाता है जो उसके बीस्ट होते हैं सारे के सारे बहुत ज्यादा ही टॉप क्लास के हाई पावर वाले बीस्ट थे, जिसमें से एक जाइंट रॉक जुआन वू गोलम होता है और दूसरा स्काई फायर किलिंग था, तीसरा फिनिक्स फायर लावा जिसने के पीछे के एपिसोड में थर्ड सिस्टर के साथ में उस बिल्डिंग को तोड़ दिया था, और चौथा मैथिक आयरन आर्म एप जो कि देखने में दोस्तों सच में बहुत ज्यादा लाजवाब और ताकतवर लग रहे थे। जब सिक्स सिस्टर वहाँ पे थर्ड सिस्टर के बीस्ट को देखती है तो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, तो आज आखिरकार 3 ड्रैगन सोल सील ओपन हो चुकी है और थर्ड सिस्टर की कल्टीवेशन भी अपने टॉप पर लौट आई है। वो चारों के चारों सेक्रेट बीस्ट 5 सालों से सील्ड थे, आखिरकार वो फिर से दिन की रोशनी देखने लायक वो बन गए। ये ला वहाँ पे सिक्स सिस्टर की बात सुन के वहाँ पे घबरा जाता है, उसके पसीने आ रहे थे और शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या ये चारों सीक्रेट बीस्ट हैं? उन बीस्ट को देखने के बाद वो सिस्टर बताती है, सेक्रेट बीस्ट मास्टर एम्पीरियल बीस्ट पैलेस को तब से सील कर दिया गया जब उसने अपनी कल्टीवेशन को सील किया था और उन्हें बुलाया नहीं जा सका। सच में उनमें से हर एक क्रिएचर पूरे के पूरे देश को खत्म कर सकता है। लिन वानरू जब फोर्थ सिस्टर की बात सुनती है तो वहाँ पे शॉक्ड होते हुए चिल्ला के कहती है, क्या इम्पीरियल बीस्ट पैलेस, क्या वो सचमुच इम्पीरियल बीस्ट पैलेस की सोवरेन है? और जिसे नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, सोवरेन पैट्रियार्च को भी कहा
कहा जाता है। लिन वानरो को इतना घबराते हुए देखकर जो अपना हीरो होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैंने तुमको इसके बारे में पहले नहीं बताया? लिन वानरो वहाँ पे पसीने छोड़ते हुए कहती है, नहीं, अभी तक तो तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। और उसको इतना हैरान होते हुए देखकर ये लाओ वहाँ पे अपनी सिस्टर से उसको इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है, मैं तुमको इन लोगों से मिलवा देता हूँ। ये मेरी 4th सिस्टर एम्परर डैन जोंग ली राओ, और उसके बगल में जो खड़ी है वो मेरी 6th सिस्टर है ग्रेट चू इंपीरियल मिलिट्री कमांडर चू यू। लिन वानरो जब उसकी सिस्टर से इंट्रोड्यूस होती है तो उसकी आंखें एकदम फटी की फटी रह जाती है, मुंह तो बेचारा बंद होने का नाम ही नहीं लेता और पसीने बिल्कुल पानी की तरह बह रहे थे। वो इतना ज्यादा वहाँ पे शॉक्ड हो चुकी थी। फिर हमारा सीन शिफ्ट होके यंग मास्टर को दिखाया जाता है। 3rd सिस्टर के ऊपर गुस्साते हुए कहता है, अगर आज मैं यहाँ पर मर भी जाऊँ तो मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने साथ में नरक तक खींच के लेके जाऊंगा। और इस चीज को कहते हुए वो भी अपनी वहाँ पर एनर्जी को रिलीज करने लगता है, जो कि मेरे ख्याल से पॉइजन वाली एनर्जी होती है। यंग मास्टर के ऐसा करने के साथ में ही उसके चारों तरफ बहुत ज्यादा डार्क कलर का लिक्विड फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। और उसके ऐसा करने के साथ में ही यंग मास्टर भी वहाँ पे जिस तरह का घोल वहाँ पे मॉन्स्टर के ऊपर था वैसे ही उसी घोल के अंदर वहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो गया था। जिस चीज को देखते हुए 3rd सिस्टर थोड़ा हैरान होके कहती है, तुम तो सचमुच बहुत बड़े बेवकूफ हो जिसने अपनी टट्टी निकलने तक हार नहीं मानी, और जब तक तुम खत्म नहीं हो जाते मैं कभी भी नहीं मरूंगी। 3rd सिस्टर की बात सुन के जो यंग मास्टर था जो घोल में कन्वर्ट हो रहा था वहाँ पर जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। उसकी जो बॉडी थी वहाँ पर उसी घोल के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है और वो वहाँ पर जोर जोर से पागलों के तरीके बुरी तरह से हंस रहा था। इन सब चीजों को होते हुए देखकर 4th सिस्टर कहती है, उसके बदलाव को देखते हुए 3rd सिस्टर को हराने के लिए उसने अपने आप को सच में सड़ी हुई जहरीली लाशों में बदलना चुना। 4th सिस्टर की बात सुन के 6th सिस्टर भी कहती है, उसकी ताकत तो सच में 2 गुना हो गई है। लेकिन 3rd सिस्टर, और जैसे ही वहाँ पर 6th सिस्टर ने बोला होता है तभी अचानक से यंग मास्टर अपना मुंह खोलता है और वो जो घोल था उसके मुंह के अंदर जाना स्टार्ट हो जाता है। यंग मास्टर ने जैसे ऐसा किया था तभी अचानक से जो उसके चारों तरफ का घोल होता है वहाँ पर हरकत करने लगता है और वो जो क्रिएचर था उसके अंदर का घोल भी धीरे धीरे वहाँ पर निकलने लगा था। इस चीज को होते हुए देखकर 3rd सिस्टर अपने वही स्काई किलिंग वुल्फ को बुलाती है, जो कि वहाँ पर आते ही अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करता है जिसके अंदर से स्काई कलर की लाइट वहाँ पर निकलने लगती है और वो यंग मास्टर पे भी जाकर लड़ती है। जैसे ही वो स्काई लाइट यंग मास्टर के ऊपर लगी थी, जितना भी घोल उसके आसपास लगा हुआ था वो अपने आप वहाँ से हटने लगता है और इस चीज को होता हुआ देख के यंग मास्टर वहाँ पे और ज्यादा गुस्साने लगा था। जो 6th सिस्टर थी 3rd सिस्टर की तरफ देखते हुए बताती है, उसका जो जाइंट रॉक बीस्ट है वो किसी भी तरह के जहर से इम्यून है और किलिंग की जो लाइट है सभी बुराइयों को दूर कर देगी। और इन दोनों सेक्रेट बीस्ट के साथ भले ही उस झाटू इंसान की ताकत 100 गुना बढ़ जाए तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्काई किलिंग का अटैक कराने के बाद 3rd सिस्टर अपने मैथिक आयरन एप को उसके ऊपर शू कर देती है कि जा मेरे शेर, तुझे 5 साल से दबा के रखा है, आज तू अपना बदला ले ले। पिछली बार तूने इसका पेट फोड़ा था, इस बार इसकी गांड फोड़ देना। अब वो एप भी हो हो करते हुए खूब स्पीड में उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ जा रहा था और उसके हाथ में जो किंग कॉन्ग वाली लाठी थी दोस्तों, वहाँ पे वो घुमाते हुए सीधे यंग मास्टर की तरफ फेंक देता है। और जब इस चीज को होते हुए 3rd सिस्टर और ये लाओ और लिन देखती हैं तो वो लोग सभी लोग वहाँ पे हैरान हो गए थे, क्योंकि वहाँ पर जो यंग मास्टर था किसी तरीके से उसने फिर से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अब मैथिक क्रिएचर के आगे किसकी कितनी चल पाती है। लेकिन तभी वहाँ पर वही मैथिक आयरन एप आता है और यंग मास्टर का हाथ पकड़ के उसको ऊपर उठा लेता है और अगले ही पल उसको खूब स्पीड में सीधे आसमान की सैर कराने के लिए ऊपर की तरफ फेंक दिया था। जब आयरन एप वहाँ पर उसको ऊपर की तरफ फेंकता है तो दूसरी तरफ फीनिक्स लावा की बारी आती है, जो कि अभी तक गुस्से में बैठी थी क्योंकि इसी के ऊपर इल्जाम लगा था सारा। अब वहाँ पे वो अपनी एक फ्लेम स्किल को एक्टिवेट करती है सीधे यंग मास्टर के ऊपर अपना अटैक करने के लिए, और वो बर्निंग फ्लेम अटैक सीधे यंग मास्टर के पास आता है और जैसे यंग मास्टर के लड़ता है आके यंग मास्टर पूरी तरह चिल्लाता है और अगले ही पल उसका बर्निंग फ्लेम इतना ज्यादा हाई पावर का था कि वहाँ पे एक बहुत पावरफुल फ्लेम की बीम ऊपर आसमान की तरफ निकल के जाती है, जो कि देखने में सच में दोस्तों बहुत पावरफुल लग रही थी।
उस यंग मास्टर को निपटाने के बाद जो थर्ड सिस्टर थी उसके सारे के सारे घोल को वहाँ पे डिस्पेयर करना स्टार्ट कर देती है और सीधे अपने भाई की तरफ आते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना इतना इंतजार के लिए। ये लाओ अपनी थर्ड सिस्टर को अपने सामने देख के बहुत ज्यादा खुश होते हुए ताली बजा के कहता है, सिस्टर तुम तो सचमुच बहुत कमाल की हो। फोर्थ सिस्टर थर्ड सिस्टर को देख के कहती है, वैसे इसे एक अच्छे काम के तौर पे माना जा सकता है ताकि उन मरे हुए लोगों को फिर से दूसरी दुनिया में नई जिंदगी मिल सके। और सिक्स सिस्टर वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, अरे हाँ, मुझे ड्रैगन की हड्डियां भी मिल गई हैं और साथ ही उसने ब्रदर का डीमन हार्ट को भी रिफाइन कर दिया है और अब आखिरी में सब कुछ खत्म हो गया है। और सिक्स सिस्टर वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहती है, थर्ड सिस्टर आपके 4 सीक्रेट बीस्ट में से किसी एक से भी आप यंग मास्टर को वहाँ पे आप हरा सकती थी, तो फिर आपने उन सभी को क्यों बुलाया? उसकी बात सुन के थर्ड सिस्टर बड़े एटीट्यूड में कहती है, वो बात ये है मेरे जो बच्चे हैं बहुत लंबे समय से सील थे और उन्हें थोड़ा घुमाने फिराने की जरूरत थी। ये ला अपनी सिस्टर की बात सुन के थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, अरे तुम तो सचमुच बहुत बेरहम हो। जब वो सब लोग बात कर रहे थे आपस में, गेट टुगेदर कर रहे थे फैमिली का, तभी थर्ड सिस्टर कुछ देख के शॉक्ड हो जाती हैं और जब वो ऊपर की तरफ देखती हैं तो वहाँ पे कोई चीज चमकती हुई सीधे नीचे की तरफ आ रही थी, जिसको देखते हुए ये लाओ हैरान होके कहता है, अरे वो देखो बहुत तेजी में कोई चीज नीचे आ रहा है। लिन वानरू कहती है, हाँ लेकिन वो क्या चीज है? और उनके ऐसा कहते कहते धड़ाम से कोई चीज नीचे आकर जमीन से टकराती है, जिसके इफेक्ट के कारण वहाँ पे बहुत ज्यादा लाइटनिंग चमकने लगती है और वो सभी उसके इम्पैक्ट से बचने के लिए अपने आप को डिफेंस मोड में कर लेते हैं। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है ये एक लड़का था जो कि वहाँ पर स्वॉर्ड लेके बड़े एटीट्यूड बड़ी रंगबाजी में कहता है, मेरा नाम है पप्पू पेलू, आप कहें तो आपकी ले लूं। जब सिक्स सिस्टर वहाँ पे उस लड़के को देखती हैं तो अपने मन में कहती हैं, ये तो बहुत कम उम्र का है, फिर भी वो पहले से ही तियान युआन रिल में है, क्या ये हमारा कोई नया दुश्मन है? लिन वानरू जैसे उस लड़के को देखती है अपने सामने, बहुत ज्यादा खुश होते हुए चिल्ला के कहती है, भाई तुम आ गए। ये लाओ वहाँ पे लिन वानरू की बात सुन के हैरान होते हुए कहता है, क्या भाई? हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 43 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है अपनी बहन की आवाज सुनने के बाद वो लड़का उसकी तरफ देखते हुए कहता है, यहाँ पर आखिर क्या हुआ है और तुम्हारे साथ जो लोग आए थे वो कहाँ आए अभी? अपने भाई की बात सुनने के बाद लिन वानरू वहाँ पे रोते हुए कहती है, वो सारे के सारे लोग मेरे को प्रोटेक्ट करते हुए मारे गए। अपनी बहन की बात सुनने के बाद वो लड़का वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और तभी वहाँ पर उसको ये लगता है कि ये लाओ जो वहाँ पे जितने लोग थे वो उसके सिस्टर को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। और तभी वहाँ पर वो अपनी तलवार का एक स्लैश चलाया था ये लाओ के ऊपर, जिससे कि वो जंप करते हुए वहाँ से बच जाता है। और जब उस लड़के को अपने भाई के ऊपर अटैक करते हुए उसकी सिस्टर्स देखती हैं तो तुरंत वहाँ पे आगे बढ़ जाती हैं उसको बचाने के लिए। और जब इस चीज को होते हुए लिन वानरू देखती है तो वहाँ पे अपने भाई से चिल्ला के कहती है, ब्रदर उसके ऊपर अटैक मत करो, ये लाओ वो है जिसने मुझे बचाया है और वो एक बहुत अच्छा इंसान है। अपनी सिस्टर की बात सुन के वो लड़का वहाँ पे उसको देख रहा था, लेकिन तभी अचानक से जो सिक्स सिस्टर थी उस लड़के के पीछे आ जाती हैं और साथ ही अपने एक मधुमक्खी जैसे स्पिरिट बीस्ट को भी बाहर निकाल लेती है, जो कि पोकेमोन में भी देखा है दोस्तों, और उसके शार्प नेल को सीधे उसके गर्दन के पास रख देती है। और जब थर्ड सिस्टर उस बंदे का ऐसे एटीट्यूड को देखती है तो वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, तुम्हारा एटीट्यूड तो सचमुच बहुत घमंडी है और तुम यहाँ पर ऐसे दिखावा कर रहे हो, जैसा तुम चाहो वैसा यहाँ पर कर सकते हो, इतना ऊपर तक सोचना बंद करो। और फोर्थ सिस्टर तो वहाँ पे दोस्तों बहुत ज्यादा गुस्सा आ गई थी। उसने वहाँ पर अपने एलिक्सर को फिर से बाहर निकालते हुए गुस्से में कहती है, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मेरे भाई के ऊपर दोबारा हमला करके दिखाओ, मैं तुम्हारे सर को यहीं उड़ा दूंगी। जब ये लाओ देखता है कि लिन वानरू के भाई के साथ मेरी सिस्टर झगड़ा करने वाली हैं, तभी वहाँ पर सब कुछ संभालते हुए कहता है, ब्रदर आपके अंदर पेशेंस की बहुत कमी है और तुमको अपने गुस्से के ऊपर थोड़ा काबू पाना होगा। और दूसरे साइड में लिन वानरू का भाई अपने मन में कहता है, इस लड़के की रिएक्शन स्पीड सच में बहुत तेज है, उसने मेरे अटैक को संभाल लिया। दूसरे साइड में लिन वानरू की बहुत बुरी तरह फट रही थी, क्योंकि वो अपने येलाओ की सिस्टर के बारे में बहुत अच्छे से जान चुकी है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है, और इसीलिए वहाँ पर वो अपने भाई को समझाते हुए कहती है, ब्रदर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसका भाई जब अपनी सिस्टर को थोड़ा घबराते हुए देखता है तो वहाँ पर वो उससे पूछता है, ये सारे लोग कौन है?
और इसी के साथ हमारा सीन थोड़ी देर बाद शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर सारी की सारी मांडवाली हो चुकी होती है और लिन वानरू का भाई कहता है, उनकी इतनी हिम्मत कि दूसरे मर्सनरी ग्रुप के लोग मेरी सिस्टर को मारना चाहते थे। अच्छा हुआ कि उनका बॉस मारा गया और इस चीज को मैं अपनी सिस्टर का बदला मान सकता हूँ। और इन सब चीजों को जानने के बाद वो लड़का वहाँ पे ये लाओ और उसके सिस्टर्स के आगे ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम लिन जीजी है और मैं मिस्टी मर्सनरी ग्रुप का हेड हूँ और तुम सभी लोगों का मेरी सिस्टर की जान बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और तभी वहाँ पर उसकी सिक्स सिस्टर उस लड़के को ऐसा करते हुए कहती है, मिस्टी मर्सनरी ग्रुप टॉप 5 मर्सनरी ग्रुप में से एक है और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस ग्रुप का हेड इतना जवान है। उसके भाई का ऐसा बिहेव देखने के बाद ये लाओ वहाँ पे उसको समझाते हुए कहता है, वैसे हम आपका स्वागत करते हैं और मैं आपको बता दूं कि मैं उसके साथ में सिर्फ काम कर रहा हूँ। वैसे आपके पास भी अर्थ ड्रैगन की हड्डियों का एक हिस्सा है तो इसीलिए हम लोग को इसे बराबर से बांटना होगा। लिन वानरू का भाई जब ये लाओ की बात सुनता है तो उससे खुश होते हुए कहता है, नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने पहले से ही हमारे लिए बहुत अच्छा किया है और अर्थ ड्रैगन की हड्डियों का हमारे साथ में बांटना एक गिफ्ट है और अगर फ्यूचर में तुमको कभी भी हमारी जरूरत होती है तो तुम मुझे खोजने के लिए मिस्टी मर्सनरी ग्रुप में आ सकते हो। भले ही आग का समुंदर पार करके मुझे आना पड़े, फिर भी मैं तुमको कभी मना नहीं करूंगा। ये ला उस लड़के की बात सुन के थोड़ा सा हैरान होते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। और दूसरे साइड में हमें ये लाव की तीनों सिस्टर दिखाई जाती हैं, जो कि अपने मन में कहती हैं, ये बच्चा सच में पूरी तरह से घोंचू है। उसने उन ड्रैगन की हड्डियों को उसे देने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। और फिर वहाँ पे वो यंग मास्टर अपने हीरो को ग्रीट करते हुए कहता है, वैसे मेरी माँ को मेरी बहन से मिलने की बहुत जल्दी है, इसीलिए हम यहाँ से चलते हैं। अपने भाई की बात सुन के लिन वानरू भी अपने हीरो से कहती है, ये लाओ क्या तुम मुझसे दोबारा कभी फिर मिलोगे? उन दोनों की बात सुन के ये लाओ उनको ग्रीट करते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल मिलेंगे और ठीक है, गुड बाय। और इसी के साथ वो दोनों सिस्टर ब्रदर वहाँ से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी लिन वानरू अपने हीरो की तरफ देखते हुए कहती है, तो ठीक है, हम लोग फिर से मिलेंगे। और इस बात को कहते हुए लिन वानरू वहाँ पे ब्लेस करते हुए अपने मन में बहुत ज्यादा खुश होकर कहती है, क्या ये लाओ का कहने का मतलब ये है कि हम दोनों का इस जिंदगी में मिलना किस्मत है? और जैसे वो इस बारे में सोचते हुए आगे की तरफ उड़ के जा रही थी, तभी एक चट्टान में धड़ाम से जाके लड़ जाती है, जिसको देखते हुए उसका भाई वहाँ पे चिल्ला के कहता है, सिस्टर क्या तुम ठीक हो? और दूसरी साइड में जब ये लाओ देखता है तो वो भी वहाँ पे समझ जाता है ये फिर से अपने वही पुराने बौड़म ख्यालों में खो गई होगी। उन लोगों के जाने के बाद में थर्ड सिस्टर ये लाओ के पास आकर कहती है, वैसे ये तुम्हारी जर्नी पूरी तरह से बेकार नहीं हुई और मैंने अपने अंदर के डीमन को नष्ट कर दिया है जो मुझे इस समय परेशान कर रहा था। मेरे भाई सच में तुम बहुत अच्छे इंसान हो और अब मुझे इम्पीरियल बीस्ट पैलेस में वापस लौटने की जरूरत है और आगे की ट्रेनिंग तुम अपनी फोर्थ और सिक्स सिस्टर के साथ में कर सकते हो। थर्ड सिस्टर की बात सुन के ये लाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या मुझे फिर से प्रैक्टिस करनी है? जब सिक्स सिस्टर उसकी ऐसी बेतुकी बात सुनती है तो ये लाओ के खोपड़ी के ऊपर एक घुसा मारते हुए कहती है, तुम बेकार लड़के, क्या तुम फिर से आलसी होना चाहते हो? और ऐसा मत सोचो कि जब तुम रेन युआन रिल्म में पहुंच जाओगे तो तुम आराम से बैठ सकते हो। सिक्स सिस्टर को इस तरह से मारते हुए देखकर ये लाओ वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, अब मैंने क्या गलत कर दिया जो तुम मुझे इस तरह से मार रही हो? और उन दोनों को इस तरह से झगड़ते हुए देखकर फोर्थ सिस्टर अपने हीरो के माथे को सहलाते हुए उससे कहती है, मेरे प्यारे छोटे भाई, क्या तुम कल्टीवेशन करने के लिए अपनी सिस्टर के साथ व्हाइट ड्यू पैलेस में वहाँ चलना चाहते हो? तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकती है। अपनी फोर्थ सिस्टर को इस तरह से लाड़ करते हुए देखकर ये लाओ वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, सिस्टर मैं आपके साथ चल रहा हूँ। और जब सिक्स सिस्टर देखती है कि ये लाओ अब फोर्थ सिस्टर के साथ जा रहा है तो वहाँ पे उन लोगों से कहती है, तो फिर ठीक है, मुझे भी अपने कामों को संभालने के लिए और इस साल की मार्शल आर्ट एग्जाम का डिटेल जानने के लिए इम्पीरियल सिटी में लौटना है। फोर्थ सिस्टर ये लाओ की जिम्मेदारी अब आपके हाथ में है। सिक्स सिस्टर की बात सुन के फोर्थ सिस्टर वहाँ पे उससे कहती है, हाँ ठीक है, अब तुम वापस पैलेस में जा सकती हो। लेकिन ये लाओ सिक्स सिस्टर को भी वहाँ से जाते हुए देखकर वहाँ पे हैरान हो गया था। और तभी दोस्तों वहाँ पे फोर्थ सिस्टर अपने हीरो को पकड़ के हवा में उड़ के वहाँ से जाते हुए कहती है, चलो चलते हैं। और अपनी सिस्टर को इतनी स्पीड में जाते हुए देखकर ये लाओ घबराते हुए चिल्ला के कहता है, अरे थोड़ा आराम से चलो। और जब सिक्स सिस्टर ये लाओ के ऐसी हाल को देखती है तो वहाँ पे गहरी सांस लेते हुए कहती है, ओहो बेचारा लड़का, वो तो अभी भी नहीं जानता कि कौन सी भयानक चीजें उसका इंतजार कर रही हैं।
सिक्स सिस्टर की बात सुन के फोर सिस्टर कहती है, वैसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि येलाओ की जिंदगी शुरुआत से अभी तक मुश्किलों में ही बीती है और उसे कुछ नहीं होगा। भले ही वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सके और खुद को मारना चाहता हो तो भी ली राव उसे बचा लेगी। तो दोस्तों आप इससे समझ सकते हैं कि फोर सिस्टर इतनी ज्यादा डरावनी हो सकती है। आपको वीडियो यहाँ तक पसंद आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें। मुझे मालूम है आप में से बहुतों ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 44 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अपना हीरो येलाओ अपनी फोर सिस्टर के साथ में जो उसका पिल पैलेस था वहाँ पे पहुँच गया था। और दोस्तों ये पैलेस एक बहुत विशाल पर्वत के टॉप के ऊपर बना हुआ था जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत था। तभी वहाँ पे येलाओ आगे की तरफ आते हुए कहता है, लंबे समय के बाद इतनी अच्छी नींद ले पाया हूँ। अपने भाई की आवाज सुन के फोर सिस्टर कहती है, ये तो अच्छा है कि तुम जाग चुके हो, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, जाओ और खा लो उसे। जब येलाओ सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर राल चुवाते हुए खुश होके कहता है, अरे वाह, ये खाना देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। और सच में दोस्तों वहाँ पर बहुत प्रकार के खाने रखे हुए थे, जिसको देखने के बाद येलाओ खुश होते हुए कहता है, वाओ, यहाँ तो बहुत ढेर सारा खाना है। और जब इतने ढेर सारे खाने को अपने सामने देखता है तो वहाँ पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता और तुरंत वहाँ पे हबड़ हबड़ करके खाते हुए कहता है, फोर सिस्टर, अगर तुम पहले आ जाती तो मुझे इतनी तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। तुम नहीं जानती हो, थर्ड सिस्टर और सिक्स सिस्टर हर दिन बस मुझे ब्रेड और बेफालतू की चीजें खिलाती हैं। मैं तो वो खा खा के पूरी तरह से पतला हो गया था। जब उसकी फोर सिस्टर अपने भाई को इतनी स्पीड में खाते हुए देखती है तो उसे समझाते हुए कहती है, तुम चिंता मत करो, आराम से खाओ और इसके बाद तुम्हें प्रैक्टिस करनी है। फोर सिस्टर की इस बात को सुन के येलाओ के वहाँ पे पसीने आ गए थे और जिस निवाले को वो खा रहा था वहीं पर रोकते हुए कहता है, क्या कहा, प्रैक्टिस? क्या मुझे प्रैक्टिस करनी है? येलाओ की बात सुन के फोर सिस्टर हंसते हुए कहती है, भले ही तुम्हारी बॉडी के अंदर ट्रू क्यूआई का ठहराव खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी डेंटियान की ट्रू क्यूआई को पूरी तरह से एब्सॉर्ब करने से पहले कई हफ्तों तक चलने की जरूरत है। मेरे पास आपके लायक ट्रेनिंग है जो आपको बहुत पसंद आएगी। फोर सिस्टर की बात सुन के येलाओ के वहाँ पसीने छूट रहे थे और घबराते हुए मन में कहता है, मुझे अपनी फोर सिस्टर की बात सुनने के बाद इतना ज्यादा अजीब महसूस क्यों हो रहा है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फोर सिस्टर अपने हीरो को एक केव की तरफ ला रही थी, जिसको देखते हुए येलाओ कहता है, ये माउंटेन तो स्पिरिचुअल एनर्जी से पूरा भरा हुआ है और प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत रेयर प्लेस है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ज्यादा अजीब क्यों लगता है। अपने भाई की बात सुन के फोर सिस्टर आगे की तरफ जाते हुए कहती है, तुम मेरे साथ में अंदर आओ, तुम्हें पता चल जाएगा। फोर सिस्टर की बात सुन के येलाओ को जो पहले गड़बड़ वाला एहसास हो रहा था वो और ज्यादा बढ़ जाता है, जिस चीज के कारण वहाँ पे वो घबराते हुए कहता है, क्या अंदर? और जब वो अंदर की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक बहुत विशाल गेट लगा हुआ था, जिसको देखते हुए वो कहता है, सिस्टर, ये तो एक भयानक ब्रोंज गेट है और इसके ऊपर जो सिंबल बने हुए हैं और जो लिखा हुआ है वो क्या है? इस दरवाजे के ठीक पीछे कोई हेल तक जाने वाला भूल भुलैया तो नहीं होगा ना? अपने भाई की बात सुनने के बाद जो फोर सिस्टर थी उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करने लगती है। सही पकड़े हो। और अपनी फोर सिस्टर की इस बात को सुन के येलाओ के शरीर से तो आत्मा बाहर निकल आती है और वहाँ पे वो पूरी तरह से डर चुका था। और फिर उसकी फोर सिस्टर उस गेट को खोल के येलाओ को अंदर की तरफ धक्का देके ला रही थी और इस चीज के कारण येलाओ वहाँ पे अपने आप को रोकते हुए कहता है, सिस्टर, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता हूँ लेकिन मरना नहीं चाहता। फोर सिस्टर अपने भाई को समझाते हुए कहती है, अरे डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर हूँ और मैं तुम्हें ब्रिज नाहे तक पहुँचने पर भी वापस यहाँ पर ला सकती हूँ। और जिसे नहीं मालूम मैं आपको बता देता हूँ, ये जो ब्रिज नाहे है ये चाइनीज ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग वो जगह होती है जहाँ पर मरने के बाद आपकी आत्मा पहुँच जाती है दूसरा जन्म लेने के लिए। जब उसकी फोर सिस्टर अपने हीरो को अंदर ले आती है तभी अचानक से वहाँ पर गेट धड़ाम से बंद हो जाता है और जब अपना हीरो वहाँ केव में अंदर आने के बाद देखता है तो देख के हैरान होते हुए कहता है, सिस्टर, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। उसकी इस बात को सुन के फोर सिस्टर उससे कहती है, आगे बढ़ो, जरा पास से जाकर देखो। और तभी वो अपनी सिस्टर की बात सुन के 9 राउंड टेरेंट आई को एक्टिवेट कर देता है और जब वो अपनी वहाँ पे 9 राउंड टेरेंट आई को एक्टिवेट करके सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक केव के पास बहुत ढेर सारी ग्रीन आईज चमक रही थी और उसी की तरफ देख रही थी। जैसे ही वहाँ पर उसने ये चीज देखा होता तभी अचानक से एक हेल का क्रीचर, अंडरवर्ल्ड क्रीचर जो दिखने में दोस्तों बहुत ज्यादा भयानक था, वो अपने हीरो की तरफ आगे बढ़ने लगता है
और तभी हमें दिखाया जाता है उसी के पीछे बड़े अजीबोगरीब क्रिएचर्स बहुत ज्यादा नंबर्स में अपने हीरो की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। जैसे वहाँ पर वो क्रिएचर ये लाव के ऊपर अटैक करते हैं, तभी ये लाव वहाँ पे जंप करते हुए उनके अटैक से बचते हुए चिल्ला के कहता है, अरे आखिर ये क्या है। और उन क्रिएचर्स के अटैक को देखते हुए ये लाव वहाँ पे घबराते हुए मन में कहता है, इनकी ताकत तो बहुत भयानक है। दूसरी तरफ सिक्स सिस्टर को दिखाते हैं जिसने कि अपनी बॉडी के चारों तरफ एक प्रोटेक्शन बैरियर लगा लिया था और वहाँ पर ये लाव से कहती है, ये जगह एंशिएंट गॉड की बैटल फील्ड है और यहाँ पर अनगिनत क्रिएचर्स हैं। ये इविल क्रिएचर्स एंशिएंट गॉड की लाशों को खाने वाली बुरी चीजें पैदा हुई जिन्हें हम जी युआन कहते हैं और मैंने जी युआन को गार्ड करने के लिए यहाँ पर अपना पैलेस बनाया है ताकि ये क्रिएचर्स बाहर की दुनिया में ना भाग जाएं और किसी आपदा का कारण ना बने। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पर उन क्रिएचर्स के ऊपर अपनी स्पीड को यूज करते हुए अटैक कर रहा था और तभी अपने मन में कहता है, इन क्रिएचर्स की स्पीड तो बहुत ज्यादा तेज है, इन क्रिएचर्स की स्पीड तो बहुत तेज है और इनका हमला भी तेज है और साथ ही जो इनकी नंबर है वो भी बहुत है और तो और जो इनका शेल है वो भी बहुत हार्ड है। आखिर इनके साथ में कैसे लड़ा जा सकता है। इन सब चीजों को एनालाइज करने के बाद ये लाव पीछे की तरफ आके कहता है, मुझे यहाँ पर एक वेपन को यूज करना होगा। उसकी सिस्टर इस बात को सुनने के बाद वहाँ पे उसको रोकते हुए कहती है, तुम यहाँ पर कोई भी वेपन को यूज नहीं कर सकते। अपनी फोर सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात थी तो तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया। फोर सिस्टर उससे कहती है, वैसे ये रूल तो मैंने अभी बनाए हैं, क्या आप मुझे कोई और राय देना चाहते हैं। अपनी फोर सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे बहुत ज्यादा भड़क जाता है और तभी अपनी 9 टेरेंट बॉडी को ओपन करते हुए कहता है, नहीं मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है अब। और उसके ऐसा करने के साथ में उसके पास से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है। और तभी दूसरी तरफ वो जो क्रिएचर्स थे वहाँ पर सामने की तरफ देखते हुए एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है ये लाव वहाँ पे अपनी 9 राउंड टेरेंट बॉडी को यूज करते हुए खूब स्पीड में उन क्रिएचर को मारते हुए आगे की तरफ निकल जाता है और उसके सिर्फ एक मुक्के के कारण वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने लगा था। और ये सारा कांड होते हुए फोर सिस्टर पीछे वहीं खड़ी हुई मजे से देख रही थी और फिर वहाँ पर सारी चीजें एनालाइज करते हुए कहती है, क्या बात, उसने तो कर दिखाया। और सच में उसने अपनी 9 राउंड टेरेंट बॉडी की हार्डनेस को 9 राउंड टेरेंट ब्लेड की स्पीड के साथ मिलाने के बारे में सोचा ताकि वो अपनी बॉडी को एक डिस्ट्रॉयर पावर वाले वेपन में बदल सके। ये लड़का तो सच में बहुत ज्यादा स्मार्ट है। ये लाव वहाँ पे उन सारे क्रिएचर्स को पेल पाल के मजे से वहाँ पे एंट्री मारते हुए कहता है, सिस्टर क्या केवल यही चीजें हैं, क्या आपको मेरी यहाँ पर केयर करने की जरूरत पड़ी। फोर सिस्टर ये लाव की बात सुन के स्माइल करते हुए कहती है, नहीं नहीं तुमने मुझे गलत समझा है, क्योंकि अभी अभी जिनको तुमने मारा है वो सिर्फ जी युआन की बॉडी के जुए हैं। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के ये लाव तो वहाँ पे बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गया था और घबराते हुए कहता है, क्या सिर्फ ये जुए हैं। और जैसे उसने इस बारे में कहा था तभी वहाँ पे सारा का सारा माहौल बदलने लगता है और पूरी की पूरी जमीन वहाँ पे वाइब्रेट होने लगी थी, बिल्कुल एक भूकंप के तरीके। और जब ये लाव पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसके सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर आ गया था जिसका फेस थोड़ा थोड़ा ह्यूमन के तरीके मिल रहा था और उस क्रिएचर के अंदर से और उस क्रिएचर की बॉडी में से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसको देखने के बाद तो ये लाव पक्की बात है वहाँ पे बुरी तरह घबरा गया था। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 45 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। जब वो अंडरवर्ल्ड क्रिएचर वहाँ पे ये लाव के सामने आता है तो उसके अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी और उसको देखने के बाद ये लाव घबराते हुए चिल्ला के कहता है, इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे ये लाव ने वहाँ पे इस बारे में बोला था तभी अचानक से वो क्रिएचर आगे बढ़ते हुए ये लाव के ऊपर एक जोर से मुक्का मारता है, जिसके अटैक को आते हुए देख के ये लाव वहाँ पे जंप करते हुए अपने आप को बचा लेता है। लेकिन तभी जैसे वहाँ पे जंप करने के बाद ये लाव हवा में ही था तभी उस क्रिएचर ने दोबारा अपने हाथों को यूज करते हुए ये लाव के ऊपर एक और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। ये लाव भी वहाँ पर इस चीज को देखने के बाद समझ गया था कि ये फिर से मेरे ऊपर अटैक करने वाला है। तभी वो अपने हाथों को आगे करते हुए डिफेंसिव मोड को एक्टिव कर लेता है और घबराते हुए अपने मन में कहता है, इसकी बॉडी तो बहुत ज्यादा हार्ड और इसकी स्पीड भी धीमी नहीं है। और जैसे ये लाव ने इस बारे में कहा था तभी वहाँ पर उस क्रिएचर ने हवा में ही ये लाव के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिससे कि ये लाव उड़ता हुआ पीछे की तरफ जा रहा था।
और उस क्रिएचर का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि ये लाव वहाँ पे पीछे के चट्टान में जाकर धड़ाम से लड़ता है। और इस चीज को देखते हुए उसकी सिस्टर वहाँ पे स्माइल कर रही थी। तभी पिछले एपिसोड में सिक्स सिस्टर कह रही थी कि अब मेरे भाई के लग गए घोड़े। जैसे ही ये लाव वहाँ पे चट्टान में जाकर लड़ता है, उस अटैक के प्रेशर के कारण ये लाव के मुंह से बड़ाम से ब्लड निकलने लगा था। और फिर ये लाव अपने आप को संभालते हुए कहता है, अरे ये क्या, मेरी हड्डी तो टूट चुकी है। और जैसे ही उसने इस बारे में बोला था, तभी दूसरे साइड से वो क्रिएचर फिर से अपनी स्पीड को यूज करते हुए एक फिस्ट बनाता है और ये लाव के ऊपर अटैक करने वाला था। और इस बार ये देखने के बाद तो ये लाव के तोते उड़ गए थे। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और कुछ समय बाद हमें पिल पैलेस का दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी सिस्टर ने ये लाव को उठा के ले आई थी और उसकी बॉडी को वहाँ पर हील कर रही थी। और फिर वहाँ पर उसकी फोर सिस्टर उससे कहती है, तो मुझे बताओ अब तुम कैसा महसूस कर रहे हो। ये लाव वहाँ पे अपनी सिस्टर के ऊपर खिसियाते हुए कहता है, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। ये लाव को इतना गुस्साते हुए देखकर फोर सिस्टर उससे कहती है, अरे मैं क्या चाहती हूँ, तुम तो खुद उस युवान क्रिएचर से बहुत ज्यादा गंभीर तौर पे घायल हो गए थे और अगर ऐसा नहीं होता तो अब तक तुम्हें इस हर्बल को कुचल देना चाहिए था। अपनी सिस्टर की ऐसी बात सुन के ये लाव के वहाँ पसीने छूट रहे थे और तभी घबराते हुए वहाँ पर पागलों की तरीके हंसने लगता है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है उसकी सिस्टर उससे कहती है, चलो ठीक है, अब अपने कपड़े पहनो और अपनी प्रैक्टिस करने के लिए चलो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है। हमें फिर से उसी गॉड बैटलफील्ड को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो क्रिएचर अपने हीरो के ऊपर अटैक कर रहा था। और ये लाव वहाँ पे उस अटैक को बचने के बाद अपनी 9 राउंड टेरन ब्लेड को एक्टिवेट करता है। और दूसरी तरफ उसकी फोर सिस्टर मजे से कुर्सी में बैठे हुए अपनी दूसरी बुक की स्टडी कर रही थी और ये लाव की तरफ देखते हुए कहती है, उसका अटैक इतना सिंपल नहीं है, अब इसकी प्रोग्रेस स्पीड पहले से बढ़ गई है। और तभी वहाँ पर वो जायंट क्रिएचर फिर से अपने हीरो के ऊपर बहुत बार अटैक करता है और ये लाव वहाँ पे उसके सारे अटैक को डॉज करते हुए बचते हुए। और तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर ये लाव की तरफ देखते हुए मन में कहती है, जब ये हवा में होता है तो बस एक बकरा होता है जिसे बहुत आसानी से काट सकते हैं, लेकिन जब उसके पैर जमीन में रुकते हैं तब वो वहाँ पर रिस्पॉन्स हर बार अपना बेस्ट दे सकता है। जैसे वहाँ पर फोर्थ सिस्टर ने इस बारे में बोला होता है, ये लाव वहाँ पे जंप करते हुए उस जुआन क्रिएचर के ऊपर एक घूसा मारने में कामयाब हो गया था। जब ये लाव इस बारे में सोचता है कि मैं उसको आराम से पेल दूंगा, तभी वहाँ पर उसको पता चलता है ये लाव का पंच नीलबट्टा सन्नाटा हो जाता है, किसी काम का ही नहीं था उसके आगे। और इस चीज को देख के ये लाव वहाँ पे घबरा गया था कि अब मैं क्या करूँ। और फिर वहाँ पे गुस्साते हुए मन में कहता है, ये क्या हो रहा है, मेरे अटैक का तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। जैसे ये लाव ने इस बारे में बोला होता है, दूसरी तरफ उस क्रिएचर ने अपना एक जोरदार मुक्का ये लाव के ऊपर धम से दे दिया था और ये लाव सीधे जमीन में आके धड़ाम से गिरता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और ये लाव फिर से पूरी तरह से पिल पाल के वही हीलिंग लिक्विड के हर्बल टब में आ गया था, जहाँ पर वो चिड़चिड़ाते हुए कहता है, धत तेरे की, मैं तो इस चीज पे भरोसा ही नहीं कर सकता हूँ। और इसी तरह से ये लाव फिर से हील होता है और जुआन क्रिएचर के पास जाकर बुरी तरह से अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से वो उसको पेलता है, सीन शिफ्ट होता है और फिर से ये लाव उसी हर्बल टब के अंदर आकर अपने आप को हील करते हुए दिखाई देता है। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर हंसते हुए कहती है, यहाँ तक कि एक जुआन क्रिएचर भी वोंग रिल्म में एक्सपर्ट होगा और तुम उसे कभी भी इतनी आसानी से हराने लायक नहीं बन पाओगे, क्योंकि अभी तुम जुआन से बहुत कम हो। और मेरे लिए इस प्रैक्टिस का मोटो आपको उन्हें हराना नहीं है, बल्कि ये सिखाना है कि स्ट्रॉन्ग लोगों से कैसे बचाव किया जाता है। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव उसी टब में बैठे हुए हैरान होके कहता है, सिस्टर, लेकिन जिंदा रहने के लिए सबसे अच्छा तरीका दुश्मनों को हराना है, मैंने सही कहा ना? और फिर वहाँ पर ये लाव अपने मन में सोचता है, मेरी सिस्टर लेराओ के ट्रीटमेंट के बाद जेन क्यूआई को मैनिपुलेट करना पहले से बहुत आसान हो गया है, और अगर मैं जेन क्यूआई को इकट्ठा करके और फिर तुरंत उसके ऊपर हमला करूं तो मेरा ये इस तरह का भयानक अटैक उसके ऊपर इफेक्ट हो सकता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी गॉड बैटल फील्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लाव अपनी सिस्टर से कह रहा था, सिस्टर, मुझे एक मौका दो, मुझे एक रास्ता मिल गया है। और तभी वहाँ पर जैसा कि उसने कहा था, अपनी फिस्ट में जेन क्यूआई को बहुत ज्यादा मात्रा में इकट्ठा करने लगता है और फिर जितने भी क्यूआई को इकट्ठा किया था सीधे उस जुआन क्रिएचर के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, हाँ, मैं कामयाब हो गया। अपने भाई के इस तरह के अटैक को देखने के बाद फोर्थ सिस्टर अपने मन में कहती है, उसने सच में फ्यूज कर लिया 9 टेरन ब्लड की वायलेंस और उसके हाथों में 9 टेरन बॉडी की हार्ड अटैक है। इस तरह एक हमले का इफेक्ट जो पहले के कल्टीवेशन बेस से बहुत ज्यादा है और इस तरह से वो तुरंत सब हासिल कर सकता है।
जब उसकी सिस्टर वहाँ पे इस बारे में बोल रही थी, तभी दूसरे साइड हमें ये लाव को दिखाया जाता है जिसने अपनी सारी टेक्निक को यूज करते हुए जी युआन के ऊपर जो अटैक किया था वो सारा का सारा फिर से दोस्तों वेस्ट हो जाता है। उसकी बॉडी के ऊपर एक स्क्रैच भी ना आया था, जिसको देखते हुए ये लाव वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या ये कैसे हो सकता है? और जुआन फिर से वहाँ पे उसके ऊपर एक जोरदार घूंसा उसकी बॉडी पे दे मारता है और वहाँ पे वो टेनिस बॉल के तरीके टप्पा खाते हुए सीधे जमीन पे आके गिरता है धड़ाम से। उसकी फोर्थ सिस्टर ये लाव की तरफ देखते हुए मन में कहती है, एक बार जब इस बच्चे के पोटेंशियल पूरी तरह से उजागर हो जाएगा तो वो सच में जी युआन के साथ में कॉम्पिट करने लायक हो सकता है। हेलो गाइस, आपको यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें। मुझे मालूम है आप लोगों में से बहुत से लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब लाइक नहीं किया होगा। आप ही से बोल रहा हूँ, प्लीज एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 46 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये लाव की फोर्थ सिस्टर अपने गार्डन में से हर्ब को तोड़ के अपने घर की तरफ वापस आ रही थी और वहाँ पर अंदर आते हुए कहती है, ये लाव आज के लिए ऐसा करो, इतनी चोट लगने के कारण तुम आराम कर लो। लेकिन जब वो वहाँ पे उस हर्बल टब के अंदर देखती है तो ये लाव नहीं था, जिस चीज को देख के वहाँ पे वो हैरान हो गई थी। फिर हमें ये लाव को दिखाया जाता है जो कि अपनी सिस्टर के उसी हर्बल गार्डन में बैठा हुआ एक बुक को पढ़ रहा था और उस बुक को पढ़ते हुए वहाँ पर एक घास को उठा के मजे में चबाते हुए मन में कहता है, धत तेरे की, इस जुआन को हराना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। केवल मेरी बॉडी में स्ट्रॉन्ग जेन क्यूआई से उसे हरा पाना मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे कुछ पिल्स की जरूरत है। ये लाव की फोर्थ सिस्टर उसे ढूंढते हुए वहाँ पे आके चिल्ला के कहती है, तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? और उसकी बात सुन के ये लाव घबराते हुए तुरंत उस घास को वहीं पे थूक देता है और फिर वहाँ पर सिस्टर को देख के घबराते हुए कहता है, वो सिस्टर मैं धोखे से यहाँ पर आ गया हूँ और तुम यहाँ पर क्यों हो? ये लाव की बात सुन के फोर्थ सिस्टर स्माइल करते हुए कहती है, मैं तो बस तुम्हें यहाँ पर देखने के लिए आई हूँ। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो हर्बल लगी हुई थी वहाँ पे एक बोर्ड लगा था उसके बारे में, पिल एम्पर का हर्बल गार्डन डेड इंट्रूडर। ये लाव वहाँ पे उस बोर्ड को पढ़ने के बाद हैरान होते हुए कहता है, अच्छा तो ये डेड इंट्रूडर वाली हर्बल है, मुझे लगा कि ये सिर्फ एक जड़ी बूटी वाला बगीचा है, तो अब क्या होगा? फोर्थ सिस्टर उसकी बात सुन के हंसते हुए कहती है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ। कुछ जूलोंग जियान ग्रास जिसे तुम अपने हाथों में पकड़े हो उसकी कीमत 3000 गोल्ड टेल्स है। ये लाव वहाँ पे अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के एकदम हैरान हो गया था कि मैं इतनी ज्यादा महंगी हर्ब को अपने हाथ में ऐसे ही पकड़े हुए हूँ। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होके हमें उन दोनों को दिखाते हैं। ये लाव वहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी सिस्टर से कहता है, प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं बस जेन क्यूआई को फिर से भरना चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतनी ज्यादा रेयर हर्ब है। ये लाव की बात सुन के उसकी सिस्टर कहती है, क्या तुम एल्केमी जानते हो? फोर्थ सिस्टर की इस बात को सुन के ये लाव थोड़ा शर्माते हुए कहता है, नहीं मैंने इसकी कभी प्रैक्टिस नहीं की, मैं बस आपके बुक शेल्फ में से पलट रहा था और इसे बस खुद पे आजमाना चाहता था। उसकी सिस्टर वहाँ पे ये लाव की बात सुन के हैरान होते हुए मन में कहती है, अरे वाह, सिर्फ किताब को पढ़ने से ही ट्रू क्यूआई की पावर को फिर से भरने वाली जड़ी बूटी का सही पता लगा सकता है, जिससे कि इसकी यांग एनर्जी बढ़ती है और ट्रू एसेंस की भी पूर्ति होती है। और ये पक्की बात है कि ये गलती से नहीं हुआ, इस लड़के के पास सच में जड़ी बूटी और एल्केमी को इकट्ठा करने का टैलेंट है। इस लड़के के अंदर बहुत ढेर सारे सरप्राइज छुपे हुए हैं। और फिर वहाँ पर आगे बढ़ते हुए ये लाव से कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मेरा ये जड़ी बूटी वाला गार्डन आपके लिए आज से खुला है, तुम यहाँ की हर एक जड़ी बूटी को जब चाहो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी ट्रेनिंग में लेट नहीं हो सकती, इसीलिए कल के लिए तैयार हो जाओ। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव हैरान होते हुए कहता है, क्या तुम ये सही में कह रही हो कि मैं यहाँ पर आकर कोई भी हर्ब को यूज कर सकता हूँ? ये लाव की बात सुनकर उसकी सिस्टर आगे की तरफ जाते हुए मन में कहती है, मैं बस देखना चाहती हूँ कि तुम मुझे आने वाले टाइम में और कितने सरप्राइज दे सकते हो। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। ये लाव की ट्रेनिंग फिर से स्टार्ट हो जाती है जुआन क्रिएचर के साथ में, और जुआन क्रिएचर वहाँ पर अपने फिस्ट में एनर्जी यूज करते हुए ये लाव के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे ही वहाँ पर वो अटैक ये लाव के ऊपर पड़ने वाला था, तभी वहाँ पर ये लाव अपनी स्पीड को यूज करते हुए तुरंत वहाँ से बच जाता है। ये लाव की स्पीड को देखते हुए उसके सिस्टर मन में कहती है, ये बिल्कुल अभी भी वैसा ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं आया। ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा सोच लिया था। आखिरकार ये सिर्फ एक बच्चा है, ये सिर्फ एक दिन में एक एलेक्सर पिल को कैसे बना सकता है। लेकिन तभी जब उसकी सिस्टर वहाँ पे इस सब चीजों के बारे में सोच रही थी, ये लाव वहाँ पे एक पिल को बाहर निकालता है
जिसको देखने के बाद में उसकी सिस्टर हैरान हो गई थी कि ये क्या है। लेकिन जब वो वहाँ पर ध्यान से देखती है तो उस पिल को देखते हुए मन में हैरान होके कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो इस गोली को नहीं बना सकता जो कि आपकी जेन क्यूआई को भर सकती है। ये तो 2 गुना करने के लिए जेन क्यूआई का आउटपुट पिल है। ये बच्चा इसे लेने के बाद में मर जाएगा। तब तक दोस्तों अपने हीरो ने वहाँ पे उस पिल को गड़ाक से मुंह में डाल लिया था। और इस चीज को देखने के बाद उसकी सिस्टर वहाँ पे चिल्ला के कहती है, ये लाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग यहीं पे खत्म होती है, रुक जाओ अब। लेकिन तब तक दोस्तों बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। ये लाओ ने वो जो पिल खाई थी उसके इफेक्ट वहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और उस पिल के इफेक्ट के कारण उसकी नसें वहाँ पर तनने लगी थी। पूरी बॉडी में भयानक पेन उठने लगा था। इस चीज को फील करते हुए ये लाओ अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ज्यादा गर्म है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी में सारे मेरिडियंस फटने वाले हैं। और अपने ब्रदर के ऊपर ऐसे इफेक्ट को देखते हुए उसकी 4 सिस्टर तुरंत वहाँ पे उसकी तरफ भाग के जाते हुए कहती है, ये लाओ संभल के। और दूसरी तरफ वो जो जुआन क्रिएचर था वो भी ये लाओ के ऊपर अपने पैर से अटैक करने वाला था। लेकिन तभी ये लाओ की बॉडी में वो इफेक्ट बहुत ज्यादा स्पीड में आगे बढ़ने लगा था और वहाँ पे उसकी आंखें चमकने लगती हैं और उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी सिस्टर वहाँ पे उस क्रिएचर के अटैक को देख के ये लाओ के पास आते हुए चिल्ला के कहती है, उसके अटैक से बच के रहो। और जैसे उसने कहा था वहाँ पे एक एनर्जी का बहुत जोरदार ब्लास्ट होता है, जिस चीज को देखने के बाद उसकी 4 सिस्टर भी वहाँ पर बहुत सारा घबरा गई थी और तभी वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहती है, नहीं, उसके पास 9 गोल्डन बोन को खोलने का टाइम नहीं है, तो इसका मतलब है कि। और जब वो सामने की तरफ देखती है तो उस क्रिएचर ने ये लाओ के बॉडी के ऊपर पूरी तरह से अपना जो पैर मारा था दबा दिया था और वहाँ पर उस क्रिएचर के पास में से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही थी। जिस चीज को देखने के बाद में ये लाओ की 4 सिस्टर वहाँ पे रोने लगती है और घबराते हुए अपने मन में कहती है, तुम्हें मेरे भाई की जिंदगी की कीमत चुकानी होगी। और जैसे ही वहाँ पे वो क्रिएचर नीचे अपना पैर मारता है तभी अचानक से वहाँ पे उसके पैर बुरी तरह से हिलने लगता है, वो डगमगाना स्टार्ट हो जाता है। और तभी दोस्तों हमको पता चलता है ये लाओ वहाँ पे जो उसके ऊपर पैर मारा था उसके प्रेशर को सप्रेस कर देता है और साथ ही उसके ऊपर घुसा मारते हुए जंप लगाकर सीधे ऊपर की तरफ आते हुए चिल्ला के कहता है, मेरी बॉडी बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। अपने भाई को सही सलामत देखने के बाद जो उसकी सिस्टर थी वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, ये लाओ तुम बिल्कुल ठीक हो। और तभी वहाँ पर ये लाओ अपनी सारी की सारी एनर्जी को एक जगह जनरेट करने के बाद युआन क्रिएचर के गाल पे जाकर एक घूसा मारते हुए चिल्ला के कहता है, बर्न टू डेथ। और उसके ऐसा करने के साथ में जुआन क्रिएचर के गाल की चारों तरफ उसकी जेन एनर्जी फ्लक्चुएट करने लगती, घूमना स्टार्ट हो जाती है। और ये लाओ के सिर्फ एक घूसा मारने के कारण वो जो जीवान क्रिएचर था सीधे जमीन में जाकर धड़ाम से गिरता है। और आज पहली बार ये लाओ इतने टाइम के बाद उस जीवान क्रिएचर को डिफीट करने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद ये लाओ वहाँ पे जोर से चिल्ला के कहता है, पानी, मुझे पानी दो जल्दी से। जब उसकी 4 सिस्टर वहाँ पे अपने भाई के ऐसे कारनामे को देखती है तो उसके भी वहाँ पे पसीने छूट जाते हैं और तभी वहाँ पे वो घबराते हुए मन में कहती है, आखिर उसने ये क्या किया? जुआन क्रिएचर को मारना सच में बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 47 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में ये लाओ की 4 सिस्टर जी जुआन को इस तरह से ये लाओ के थ्रू मारते हुए देख के हैरान होते हुए मन में कहती है, ये लड़का तो सचमुच बहुत लाजवाब है। चाहे कुछ भी हो, जी जुआन पर जोरदार अटैक करने लायक होने के नाते अभी भी इसके पास एक एडवांटेज है। जब उसकी 4 सिस्टर इस बारे में बता रही थी तभी अचानक से जो जी जुआन था वो वहाँ पे अचानक से फिर से उठने लगा था। जिस चीज को होते हुए देखकर ये ला वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तेरे की, मैंने उस पिल का सारा जोर लगा दिया और वो अभी भी मरा नहीं है। अपने भाई की बात सुन के जो 4 सिस्टर थी वहाँ पे अपने पास स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहती है, यहाँ तक कि जुआन वांग रिल्म के एक्सपर्ट भी आसानी से जी युआन को हरा नहीं सकते। और इससे भी ज्यादा तुमने अपनी पिल की मदद से एक्सीडेंटली उसको घायल करने में सफल रहे। और फिर वहाँ पर 4 सिस्टर जितनी भी एनर्जी अपने हाथों में जनरेट करी थी उसने सारी की सारी जी युआन क्रिएचर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, प्योर क्यूआई सीक्रेट टेक्निक हार्ट प्यूरिफिकेशन। और ऐसा करने के कारण जी युआन की हालत वहाँ पे बुरी तरह खराब हो गई थी। ये लाओ जब वहाँ पे अपनी सिस्टर के उस स्किल को देखता है तो वहाँ पे उसको पसीने आने लगते हैं और घबराते हुए कहता है, वहाँ ये कैसे हो सकता है? क्या उसकी बॉडी में इतनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा थी? फिर अपनी सिस्टर की तरफ देखते हुए मन में कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरी सिस्टर ने किया हो?
जब उसकी बहन उसको इस तरह से घूरते हुए देखती है तो ये लाओ से कहती है, तुम क्या कर रहे हो, इतने शांत क्यों हो, इस मौके का फायदा उठाओ, तुरंत जाओ उसके ऊपर अटैक करो। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ हंसते हुए कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। और फिर ये लाओ भी अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करते हुए कहता है, जी युवान एक इविल क्रिएचर है जो एंशिएंट गॉड की लाशों को खाता है। जब तक वो गंभीर रूप से घायल था तो मेरे पास स्पिरिचुअल पिल की मदद से रिफाइन करने का मौका है। वो आखिरकार अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को हासिल करने में सक्षम होता है। और इस बात को कहते हुए ये लाओ जितनी भी एनर्जी जी युवान क्रिएचर के अंदर से निकल रही थी वो सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी टेक्निक के थ्रू रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जी युवान क्रिएचर के अंदर जितनी ज्यादा इविल एनर्जी होगी प्यूरिफाई करने के बाद मुझे उतनी ज्यादा ही स्पिरिचुअल एनर्जी हासिल होगी। मेरी बहन बिल्कुल सही है। जब उसके सिस्टर वहाँ पे ये लाओ को जी युवान की एनर्जी को रिफाइन करते हुए देखती है तो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, हाँ अब तुम सही पकड़े हो। अगली ट्रेनिंग पूरी करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करना होगा और अपने डेंटियान को डेवलप करना होगा। कुछ देर बाद हमें ये लाओ को दिखाया जाता है जिसने कि वहाँ पर जी युवान की सारी इविल एनर्जी को रिफाइन कर लिया था और फिर रिफाइन करने के बाद उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए मन में कहता है, फोर सिस्टर को बहुत पेन हुआ, मुझे स्पिरिचुअल एनर्जी देने और उस एनर्जी को बढ़ाने के लिए मैं उसे इस तरह से नीचे नहीं गिरने दे सकता। और जब वहाँ पे ये लाओ सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइन करते हुए मन में कहता है, हाँ ये ठीक है, स्पिरिचुअल एनर्जी की इतनी ज्यादा अमाउंट के साथ मेरी 9 राउंड टेरेंट बॉडी आर्ट आगे बढ़ सकती है। और जब उसकी 4 सिस्टर वहाँ पे उसको रिफाइन करते हुए देखती है तो वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, पहले मैं इस बात को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में थी कि मैं उसके लिए इतनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी कहाँ से लाऊं। अब उसका डेंटियान तेजी से डेवलप हो सकता है। और दूसरी तरफ ये लाओ भी वहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए मन में कहता है, मैंने तो कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था कि मैं सही तरीके से जी युवान के ऊपर अटैक करके उसको गंभीर रूप से घायल कर दूंगा और इसी के साथ और मैं आसानी से जी युवान के स्पिरिचुअल एनर्जी को कल्टीवेट कर सकता हूँ। ये लाओ की सिस्टर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, मेरा छोटा भाई इतना बुरा भी नहीं है। और जैसे उसने इस बारे में बोला था तभी अचानक से जो स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब हो रही थी उसकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। और इस चीज को होते हुए देख के फोर सिस्टर वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, रुक जाओ, ये तुम क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ ये लाओ की हालत भी वहाँ पे खराब हो गई थी और इस चीज को फील करते हुए वहाँ पे वो घबराते हुए मन में कहता है, अरे नहीं, क्या मेरी इस समय की सिचुएशन में अभी भी बहुत कमियां हैं। और दूसरी तरफ 4 सिस्टर भी घबराते हुए चिल्ला के कहती है, बस अब बहुत हुआ, एक बार में इतनी ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने पर आपका डेंटियान इसको रोक नहीं पाएगा, इसीलिए जल्दी करो, रुक जाओ अभी। और वहाँ पे वो स्पिरिचुअल एनर्जी को रोकने के लिए अपने पास में स्टोर कर रही थी। ये लोग वहाँ पे अपने आप को शांत करते हुए कल्टीवेट करके अपने मन में कहता है, मेरे प्रेजेंट टाइम की कल्टीवेशन रे युवान रिल्म है, जब तक कि मैंने बार बार इसे इसी तरह से एब्सॉर्ब करूं, फिर मेरा डेंटियान भी धीरे धीरे और ज्यादा बड़ा होना चाहिए। उसको फिर से कल्टीवेट करते हुए देख के उसकी 4 सिस्टर वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहती है, नहीं, अगर वो अभी भी अपनी मर्जी से नहीं रुकता तो फिर मैं इस मामले को आगे नहीं रोक सकती, क्योंकि दूसरे लोगों के हस्तक्षेप करने से उसके मेरिडियन पॉइंट को बहुत नुकसान होगा और उसका रिजल्ट बहुत ज्यादा भयानक निकलेगा। जैसे उसकी सिस्टर ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से ये लाओ की बॉडी में बहुत ज्यादा पेन होना स्टार्ट हो जाता है। जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी उसने एब्सॉर्ब करी थी उसके कारण उसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा था और तभी अचानक से वहाँ पे कुछ टूट जाता है। और तभी हमको पता चलता है ये लाओ ने वहाँ पे अपने डेंटियान को डेवलप करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है, जिस चीज के होने के कारण वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है ब्रेक थ्रू होने पर। और जब इस चीज को होते हुए उसकी सिस्टर देखती है तो वहाँ पे हैरान हो जाती है कि अचानक से इसने ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया, और उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए हैरान होकर मन में कहती है, इतने कम समय में उसने 9 राउंड टेरेंट बॉडी को अवेक करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल दिया। और फिर हमें ये लाओ को दिखाया जाता है जिसकी हालत वहाँ पे खराब हो चुकी थी, वो वहाँ पे थक गया था और तभी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपने हाथ में चेक करते हुए मन में कहता है, तो इस तरह से जब मैं ब्रेक थ्रू करता हूँ तो डे 1 रिल में मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी का भंडार और भी ज्यादा भयानक सिचुएशन में पहुँच जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी समय तबीयत सही नहीं चल रही है, सर्दी खांसी फीवर कंटिन्यू लगा हुआ है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। और इस चीज को चेक करने के बाद ये लाओ वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, ये है इतनी बार पीटे जाने और खून की उल्टियां करने के बाद 9 राउंड टेरेंट डेंटियान को अवेकन कर सकता हूँ और मुझे इन सब चीजों में कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। और तभी वहाँ पे उसको अचानक से कुछ अजीब फील होता है, जिस चीज के कारण वहाँ पे वो घबराते हुए पीछे देख के अपने मन में कहता है, मुझे अचानक से अपने आसपास इतना ठंडा महसूस क्यों हो रहा है।
और तभी वहाँ पे वो समझ जाता है कि सिस्टर वहाँ पे गुस्सा है और इस चीज को फील करने के बाद उसको मनाते हुए कहता है सिस्टर ये देखो मैंने यहाँ पे कर दिखाया। ये लाओ की 4 सिस्टर उसके पास आकर उसके ऊपर गुस्साते हुए कहती है क्या तुम जानते हो कि तुमने अभी क्या किया है? और अपने सिस्टर की ऐसी बात सुन के ये लाओ पीछे की तरफ देखते हुए घबराते हुए कहता है क्या मुझे आप बता सकते हो कि मैंने अभी क्या किया? हेलो गाइस, आपको वीडियो देखने में यहाँ तक मजा आया है तो प्लीज मेरा सपोर्ट करें, 1 लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट करके बताना मत भूलिए कि आपको पूरे वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे बिंदास लगा। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 48 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ये लाओ की सिस्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा चुकी थी उससे और तभी वहाँ पे ये लाओ अपने 4 सिस्टर को मनाते हुए कहता है मेरी सिस्टर तुम मेरी बहुत खूबसूरत सिस्टर हो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया था और अब तुम गुस्सा मत हो, मैं आगे कभी ऐसा नहीं करूंगा। 4 सिस्टर उसकी बात सुन के गुस्साते हुए कहती है क्या तुम जानते हो कि तुम कितने बड़े खतरे में पड़ गए थे? अगर तुम वहाँ पर एक छोटी सी भी गलती करते तो तुम सच में आज वहाँ पे हेडिस से मिलने गए होते। और दोस्तों हेडिस के बारे में जिसको नहीं मालूम मैं आपको बता दूं, ग्रीक मैथोलॉजी के अकॉर्डिंग ज़्यूस जो हेवन पे राज करता था उसी का भाई हेडिस नर्क का राजा था। अपनी सिस्टर को ये लाओ जब इतना ना गुस्साते हुए देखता है तो वहाँ पे उसके हाथ पैर दबाकर उसको मनाते हुए कहता है सिस्टर ने जो मुझे बताया वो मैंने सुना अभी, अगर मैं तुम्हारा भाई नहीं होता तो शायद अब तक तो मैं अलविदा करके यहाँ से निपट चुका होता। अपने भाई की ऐसी बात सुन के 4 सिस्टर गहरी सांस लेते हुए कहती है सौभाग्य से आपके पास फेम की जिंदगी जीने का टैलेंट है और तुमने कम समय में अपनी डेंटियान की 9 राउंड टैलेंट को अवेकन करने में कामयाब रहे हो। और फिर वहाँ पर बड़े प्यार से अपने भाई को गले से लगाते हुए चिंता करके कहती है और इसके अलावा मैं सच में नहीं जानती कि इन सब चीजों को मैं तुम्हारी दूसरी बहनों को कैसे समझाऊंगी। ये लाओ वहाँ पे अपनी बहन के बड़े बड़े अरमानों में बुरी तरह से दब चुका था और तभी वहाँ पे वो ब्लश करते हुए कहता है अगली बार मैं कभी भी इतना उतावला नहीं होऊंगा और सिस्टर मैं हमेशा तुम्हारी बात को सुनूंगा। और तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर उसको खूब कस के और ज्यादा गले लगा लेती है जिस कारण से कि वहाँ पर बलून का प्रेशर ज्यादा होने पर वो सांस नहीं ले पाता और चिड़चिड़ाते हुए कहता है और मेरे अंदर तुमसे ज्यादा ग्रेट एबिलिटी होगी और मुझे तसल्ली में रहना सीखना होगा, लालची नहीं। ये लाओ की इस बात को सुन के उसकी सिस्टर आखिरकार उसको वहाँ पे छोड़ते हुए खुश होके कहती है वैसे तुमने इतना खराब भी नहीं किया और तुम्हें इतनी जल्दी सीखते हुए देखकर तुम्हारी सिस्टर बहुत ज्यादा खुश है। और दूसरी तरफ दोस्तों वो अभी फिर से अपने बहन के बलून से दम घुटने से मरते मरते बचा है और तभी वहाँ पे वो नीचे जमीन पे गिरते हुए कहता है अगर मुझे इसका एहसास कराने में थोड़ी देर और लग जाती तो आज मैं यहीं पे दम घुट के मर जाता। उसके 4 सिस्टर पीछे पलट के बुक शेल्फ की तरफ देखते हुए कहती है चलो फिर ठीक है, तुम सिर्फ एक किताब से पिल्स को बना सकते थे जिससे पता चलता है कि आपका एल्केमी टैलेंट इतना बुरा भी नहीं है और इस मामले में क्या तुम मेरे साथ में एल्केमी की प्रैक्टिस करना चाहोगे? अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के ये लाओ तो एकदम खुश हो जाता है, बावरा सा हो जाता है। और तभी वहाँ पे सिस्टर बुक शेल्फ में से कुछ निकालते हुए कहती है अगर तुम एल्केमी सीखते हो तो इसका असर आपकी कल्टीवेशन पे पड़ेगा। ये लाओ अपनी सिस्टर की बात सुन के खुश होते हुए कहता है सिस्टर हाँ बिल्कुल मैं एल्केमी सीखना चाहता हूँ। और फिर वहाँ पे मनी मन राल चुवाते हुए कहता है आखिरकार ये ट्रेनिंग मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। फिर अपनी सिस्टर से कहता है जैसा कि कहा जाता है बहुत स्किल्स आपको नुकसान नहीं पहुँचाती और सफलता को हासिल करना तो स्वाभाविक है और इससे भी ज्यादा एल्केमी अभी भी इस दुनिया में एक बहुत ही ग्रेट प्रोफेशन है। अपने भाई की बात सुनकर 4 सिस्टर उसकी तरफ एक बोतल को फेंकते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें सबसे पहले मैं इसे प्योरीफाई करने का मौका देती हूँ। ये ला उस बोतल को लेके हैरान होकर देखते हुए कहता है सिस्टर आखिर ये क्या है? उसकी बात सुनकर सिस्टर उसे बताती है ये टॉप टियर के अस्तित्व में से बीस्ट फायर और ड्रैगन फायर में से एक है और ये ड्रैगन फायर एल्केमी के लिए आपकी बॉडी के अंदर एक फ्लेम का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। भले ही ये एक ड्रैगन फायर है फिर भी इसकी ताकत अर्थ फायर और हेवन फायर से कम नहीं है। जैसे ही वहाँ पे उसकी सिस्टर ने इस बारे में बोला होता है तभी अचानक से ये लाओ ने वहाँ पे उस बोतल के ढक्कन को खोल दिया था जिसके कारण से कि उसके अंदर जो ड्रैगन फायर थी अचानक से बाहर निकल के आती है। और उस फायर को देखने के बाद ये लाओ वहाँ पे घबराते हुए चिल्ला के कहता है अरे ये तो बहुत ज्यादा बड़ी है, क्या ये मेरी बॉडी के अंदर एंटर कर सकती है? उसकी बात सुनकर सिस्टर हंसते हुए कहती है तुम्हें अपनी एबिलिटीज पर विश्वास रखना होगा, तुम एक कठोर मर्द होने के साथ में ऐसी बात कैसे कर सकते हो। जैसे ही वहाँ पे सिस्टर ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से जो ड्रैगन फायर बाहर निकली थी ये लाओ के ऊपर अपना फायर अटैक कर देती है
जो ड्रैगन ने अपने फायर छोड़ी थी उसके ऊपर, उस फायर के अंदर बीचों बीच फंस जाता है और अपने आप को इस कंडीशन में देख के ये लाओ घबराते हुए कहता है, सौभाग्य से मैंने 9 राउंड टेरेन बॉडी को अवेकन कर लिया है, वरना मैं इस चीज से कुचला जा सकता था। और इस बात को कहते हुए ये लाओ वहाँ पे मेडिटेट करना स्टार्ट कर देता है, जिस चीज के कारण जितनी भी वहाँ पे फायर जो उसके अगल बगल जल रही थी वो फायर धीरे धीरे करते हुए ये लाओ रिफाइन करने लगता है और उसकी बॉडी के अंदर वो एब्जॉर्ब होने लगी थी। जब उसकी सिस्टर वहाँ पे अपने ब्रदर को ऐसा करते हुए देखती है तो खुश होते हुए मन में कहती है, जेंटियान के 9 राउंड टेरेन बॉडी में अवेकन होने के बाद उसके जेंटियान को और ज्यादा एक्सपेंड किया जा सकता है, और तो और इस फायर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो और ज्यादा तेज हो जाएगा। उसकी बॉडी स्ट्रॉन्ग होने के बाद ही वो अपनी डेंटियान में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। स्पिरिचुअल एनर्जी डेंटियान में इकट्ठा होना शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो सेडक्शन रिल्म के दायरे से ब्रेक थ्रू करने के लिए तैयार है। और जैसे वहाँ पर 4 सिस्टर ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से ये लाओ की बॉडी में जितनी भी फायर वहाँ पे उसके अगल बगल थी और साथ ही साथ आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो सारी की सारी बहुत ज्यादा स्पीड में एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसको होते हुए देख के उसकी 4 सिस्टर हैरान होकर कहती है, जेंटियान के 9 राउंड टेरेन बॉडी को अवेक करने के बाद उसका स्पिरिचुअल एनर्जी स्टोर अकेले ही ऑर्डिनरी लोगों को सरपास कर चुका है और उसके इतने स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के कारण वहाँ पे वो ब्रेक थ्रू कर देता है और उसके ऐसा होते ही वहाँ की छत टूट जाती है और स्पिरिचुअल एनर्जी उस घर से बहुत स्पीड में ऊपर की तरफ निकलती है। ये लाओ की स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जिस जगह पे उसने ब्रेक थ्रू करा था उस माउंटेन पे वो एक बहुत बड़े अटैक की तरह लग रहा था और इसी तरह से करते हुए ये लाओ का ब्रेक थ्रू वहाँ पे कंटिन्यू था। और तभी वहाँ पे उसकी सिस्टर देखते हुए कहती है, मेरा भाई सच में आकाश की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। और इससे पता चलता है जो लाइट ऊपर की तरफ गई थी ये लाओ वहाँ पे उसके थ्रू आसमान की स्पिरिचुअल एनर्जी को भी एब्सॉर्ब कर रहा था। और तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर ये लाओ को इतनी ज्यादा एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए देखकर हैरान होते हुए मन में कहती है, जो काम दूसरे लोग रियान रूल में पहुँचने के बाद में ऐसा कर सकते हैं वही मेरा भाई सच में रे युआन रूल में कर रहा है। मैं नहीं जानती कि मेरा भाई मुझे और कितने ज्यादा सरप्राइज दे सकता है। जैसे ही वहाँ पर 4 सिस्टर इस बारे में सोच रही थी तभी अचानक से दोस्तों आसमान में वहाँ पे बिजलियां इकट्ठा होने लगती हैं। पूरा आसमान का वेदर वहाँ पे चेंज होना स्टार्ट हो गया था और इस चीज को देखने के बाद 4 सिस्टर हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो हेवनली लाइटनिंग है। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लोग वहाँ पे उठते हुए कहता है, क्या हेवनली थंडर? लेकिन वो कौन है जिसके लिए हेवनली थंडर आई है? उसकी सिस्टर वहाँ पे उसको इतना हैरान होते हुए देखकर हंसते हुए कहती है, बिल्कुल मेरे छोटे भाई, ये तुम ही हो जिसके ऊपर ये हेवनली थंडर धड़ धड़ा के गिरेगी। ये लाओ जब आसमान की तरफ देखता है तो वहाँ के हेवनली थंडर देखने के बाद तो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, सिस्टर क्या ये मेरे लिए ठीक है? क्योंकि मैं तो अभी केवल रेन युआन रिल्म में हूँ, तो फिर मुझे हेवनली ट्रिब्यूलेशन से क्यों गुजरना पड़ रहा है? जैसे ही वहाँ पर ये लाओ ने इस बारे में बोला था तभी अचानक से एक थंडर उसके बगल में आके गिरती है, जिससे बचते हुए वो हैरान होके कहता है, अरे ये क्या हो गया? और उस थंडर को वहाँ पे गिरते हुए देखकर उसकी सिस्टर के वहाँ पसीने आ रहे थे और हैरान होते हुए कहती है, अरे ये तो। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 49 में आप सभी का वेलकम। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर अपना हीरो ये लाओ खड़ा हुआ था, वहाँ पे एक हेवनली थंडर बहुत स्पीड में आके नीचे गिरता है और वहाँ की जमीन टूट जाती है, जिसको देखने के बाद ये लाओ घबराते हुए कहता है, सिस्टर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये तो सच में मेरे पास एक हेवनली थंडर है। ये लाओ की सिस्टर उसकी बात सुन के हंसते हुए कहती है, मुझे मालूम है, और इस पावर को हेवनली ट्रिब्यूलेशन कहते हैं, और अगर तुम इस ट्रिब्यूलेशन से बच जाते हो तो तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे। जैसे वहाँ पर सिस्टर इस बारे में बोलती है तभी अचानक से आसमान में एक थंडर का स्नेक दिखाई देता है, जो कि अपने हीरो की तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहा था और साथ ही वहाँ पर खूब जोर जोर से बिजलियां गड़गड़ा रही थी। और फिर वहाँ पर उसकी सिस्टर अपने हीरो को बताती है, और हाँ, जब तक तुम इस ट्रिब्यूलेशन से जिंदा बचे रहोगे और इसके खत्म होने पर मैं आपको बहुत ही अनमोल चीजों का रिवॉर्ड दूंगी। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या मेरी सिस्टर मुझे बच्चों की तरह सलाह दे रही है? और उसी के बाद वहाँ पर जो स्नेक आसमान में बिजलियों के साथ में घूम रहा था वो वहाँ पर बहुत जोर से रोर करता है। इस चीज को देखने के बाद ये लाओ बड़ी स्पीड में भागते हुए आगे की तरफ बढ़ के कहता है, चलो डरना भूल जाते हैं, क्योंकि मुझे इस समय बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत है। क्या ये सिर्फ एक हेवनली ट्रिब्यूलेशन नहीं है? और इस बात को कहते हुए उस स्नेक के पास पहुँच के जंप लगा देता है और अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए चिल्ला के कहता है, अगर मैं इसे हरा भी नहीं सकता तो मैंने जो 10 साल में कल्टीवेशन किया है तो वो सब कुछ बेकार है।
और इसी के साथ ये लाओ ने अपने शॉट का यूज करते हुए सीधे उस स्नेक के ऊपर खूब कस के एक अटैक कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वो जो थंडर स्नेक होता है उसका सर 20 से 2 टुकड़ों में कट जाता है। और इस चीज को होते हुए उसकी सिस्टर देख के अपने मन में कहती है जब तक वो इस हेवनली ट्रिब्यूलेशन से बच सकता है तो वह इस चीज को खत्म करने के लायक हो सकता है। लेकिन तभी जैसे वहाँ पे उस स्नेक के 2 टुकड़े हुए थे वो धीरे धीरे करके अपने आप हील होना स्टार्ट हो जाते हैं। वो फिर से पूरी तरह से ठीक हो जाता है और फिर ये लाओ की तरफ देख के रोर करते हुए अपना मुंह खोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसको देखते हुए ये लाओ हैरान होके कहता है दया इसके साथ में कुछ तो गलत है, आखिर ये चीज इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है। और जैसे ये लाओ ने इस बारे में बोला होता तभी अचानक से सामने वो जो स्नेक खड़ा था वो अपने मुंह में एक बहुत बड़ा थंडर का बॉल जनरेट करने लगता है ये लाओ के ऊपर अटैक करने के लिए। ये लाओ भी वहाँ पर अपना एक अटैक उस स्नेक के मुंह के ऊपर करते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो इसे भी तुम झेलो। और इस बात को कहते हुए वो स्नेक के मुंह के ऊपर पैर रख के अटैक करने के लिए फिर से बढ़ जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक साइड से अपना हीरो ये लाओ और दूसरे साइड में वो जो स्नेक ने थंडर बॉल बनाई थी दोनों आपस में लड़ जाते हैं, जिसके इम्पैक्ट के कारण ये लाओ फिसलता हुआ पीछे की तरफ जाता है। लेकिन तभी उस थंडर बॉल की पावर ज्यादा होने के कारण ये लाओ अपने आप को संभाल नहीं पाता और वहीं पहाड़ी के ऊपर एक चट्टान में जाकर धड़ाम से लड़ता है। फिर वहाँ पे अपने आप को संभालते हुए उस स्नेक की तरफ देख के कहता है ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ जब तक सीरियस होकर कठिन फाइट नहीं करूंगा तब तक ये पूरी तरह से खत्म होकर दूर नहीं होगा बल्कि और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है। और फिर वहाँ पे खड़ा होके अपनी सिस्टर से कहता है सिस्टर आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब। ये लाओ की बात सुन के उसकी सिस्टर उससे कहती है ये लाओ थंडर से लड़ना बेकार है और तुम्हें एक ही समय में आपकी 9 राउंड हेवनली ब्लड के साथ बड़े अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी जब खत्म हो जाती है आपको उस थंडर के बादल को एब्सॉर्ब करने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और फिर वहाँ पे स्माइल करते हुए कहती है और हाँ मुझे माफ कर दो मैंने बस इस बारे में अभी ही सोचा है। उसकी ऐसी बात सुन के ये लाओ वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहता है सिस्टर किन क्या ये सच में मेरी सिस्टर किन है। जैसे उसने वहाँ पे इस बारे में बोला था तभी दूसरे साइड में थंडर स्नेक था उसने इस बार अपने मुंह से एक और थंडर अटैक अपने हीरो ये लाओ के ऊपर कर देता है जो कि सीधे उसी की तरफ आगे बढ़ रहा था। और उसको देखते हुए ये लाओ कहता है चलो फिर ठीक है अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो तुम मेरे पास आ सकते हो। आज जो भी एक दूसरे से डरेगा वो उसका ग्रैंड सन बनेगा। और इस बात को कहते हुए ये लाओ वहाँ पे अपने स्पिरिट बीस्ट हेवनली सोलो को बाहर निकाल देता है उस थंडर बॉल के ऊपर अटैक करने के लिए। ये लाओ की स्पिरिट बीस्ट ने जो थंडर अटैक उसके ऊपर आ रहा था उसको वहाँ पे खत्म कर देता है और फिर सीधे उस स्नेक के मुंह के पास पहुँच के रोर कर रहा था। इस चीज को देखने के बाद में थंडर स्नेक की सटक जाती है और वहाँ पे वो ये लाओ के स्पिरिट बीस्ट को अपने मुंह में डाल लेता है खा जाता है। और तभी ये लाओ के पास में भी बहुत ढेर सारी थंडर जनरेट होने लगती है उसको चारों तरफ से कवर करने लगती है अटैक के लिए। और इस चीज को होते हुए देख के ये लाओ अपने मन में कहता है ये फायर तो पहले से बदल गई है। और तभी हमको पता चलता है ये लाओ ने पहले जो कल्टीवेट की थी ड्रैगन फायर को वो थंडर फ्लेम फायर में कन्वर्ट हो जाती है। जिस चीज को देखते हुए उसकी सिस्टर अपने मन में कहती है अरे वाह इस तरह न केवल उसकी बॉडी आग में बदल जाएगी बल्कि उसकी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी भी बिजली वाले एट्रीब्यूट की हो जाएगी और इससे उसे सीक्रेट टेक्निक के बाद के इस्तेमाल में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये लाओ इस चीज को समझने के बाद अपनी स्किल को एक्टिवेट करते हुए कहता है 9 हेवन थंडर फ्लेम ओपन। और उसके ऐसा करने के साथ में जो उसके अंदर फायर थी वो वहाँ पे कन्वर्ट होते हुए थंडर में चेंज हो जाती है और सारी की सारी थंडर वहाँ पे जो ट्रिब्यूलेशन आई थी वो वहाँ पर ये लाओ एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। जैसा कि उसके सिस्टर ने कहा था कि ऊपर आसमान में जो बादल है उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लो किसी तरीके से, तो वहाँ पे ये लाओ अपनी थंडर फ्लेम के थ्रू अब उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज्यादा स्पीड में एब्सॉर्ब कर रहा था। और इस चीज को देखते हुए उसकी सिस्टर हैरान होकर अपने मन में कहती है ऐसा लगता है कि जैसे उसने स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने का तरीका बना लिया है, ये इतना बुरा नहीं है और इस ट्रिब्यूलेशन ने आपको बहुत सारे एडवांटेज दिए हैं। न केवल कल्टीवेशन का बेस रेन युआन रिल्म से ब्रेक थ्रू करके डे युआन रिल्म तक तुरंत पहुंच गया, लेकिन और जब दोस्तों अपने हीरो ये लाओ को दिखाया जाता है तो वहाँ पे जो उसके बाल थे उसका स्टाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका था और वहाँ पे सारी पावर को एब्सॉर्ब करने के बाद ये लाओ खुश होते हुए कहता है ये 9 हेवन थंडर फ्लेम तो सच में बहुत कमाल की है और मुझे तो ऐसा लगता है कि तियान युआन रिल्म में भी जो होगा उससे निपटने में भी मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस बीच दोस्तों जो उसका स्पिरिट बीस्ट होता है वो बेचारा वहाँ पे बुरी तरह से टेढ़ा हो चुका था। ये लाओ को इतना कमाल करते हुए देख के उसकी सिस्टर उसके पास आकर उसके गाल को पोंछते हुए कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन तुम्हें वापस जाकर नहाने की जरूरत होगी,
अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो रात में कुछ और काम करने में तुम्हें थोड़ी परेशानी हो सकती है। अपनी सिस्टर की इस बात को सुन के ये लाओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है, उसके पसीने आने लगते हैं और तभी घबराते हुए चिल्ला के कहता है, क्या अब मुझे रात में क्या करना है? और फिर वहाँ पे घबराते हुए अपने मन में कहता है, उस चीज का मतलब क्या है और वो मुझसे क्या करवाना चाहती है। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 50 की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है ये लाओ की सिस्टर उसको समझाते हुए कहती है, तुम इस चीज को पहले ही जान चुके हो कि एल्केमी के लिए एक सॉलिड फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है और कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद तुम्हारा फाउंडेशन बहुत मजबूत हो चुका है और आज तुमने जिस 9 हेवन थंडर फ्लेम को ट्रेन किया है वो सबसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन ये एल्केमी करने के लिए बेस्ट फायर है। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहता है, ये बेस्ट है एल्केमी के लिए। मुझे ताज्जुब नहीं हो रहा है कि मेरी सिस्टर ने मुझे हेवनली ट्रिब्यूशन को फेस करने के लिए क्यों कहा। और इसी के साथ उसकी 4 सिस्टर वहाँ पे उसको एक कार्लड्रोन के पास ले आई थी और अपने भाई की बात सुनते हुए कहती है, अगर तुम एक एल्केमिस्ट बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास केवल फ्लेम ही नहीं होनी चाहिए बल्कि तुम्हारी नजर भी बहुत तेज होनी चाहिए और एक ज़ेन क्यूआई का मजबूत स्टोरेज होना चाहिए, क्योंकि एल्केमी के दौरान सिचुएशन बहुत तेजी से बदल जाती है। इसीलिए एक एल्केमिस्ट के पास बहुत अच्छी नजर होनी चाहिए और वे एल्केमी प्रोसेस में होने वाले छोटे से छोटे बदलाव को समझने वाला होना चाहिए। आपके पास 9 राउंड टेरेंट आईज है, इसीलिए तुमने इस कंडीशन को पूरा किया है। और दूसरी शर्त ये है कि एल्केमी प्रोसेस में अक्सर नींद के बिना कई दिनों यहाँ तक कि 10 दिनों तक चलती रहती है। इसके लिए एक एल्केमिस्ट के पास ज़ेन क्यूआई का एक बहुत बड़ा भंडार होना चाहिए, वरना पिल को रिफाइन करने से पहले ही उसकी ज़ेन क्यूआई सबसे पहले खत्म हो जाएगी। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ कहता है, अच्छा तो कारण है कि मेरी सिस्टर ने मुझे जिस जीवान को एब्जॉर्ब करने और 9 राउंड टेरेंट बॉडी को अवेकन करने के लिए कहा। उसकी सिस्टर वहाँ पे उसकी बात सुनते हुए कहती है, हाँ तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। और इस बात को जानने के बाद ये लाओ के मन ही मन खुशी के आंसू बहने लगते हैं और वहाँ पे वो अपने मन में कहता है, एक इतनी अच्छी बहन का होना कितना बढ़िया होता है। ये तो मेरे लिए एक मुंह मांगा खाना है, अगर मैं इसे नहीं खाऊंगा तो हेवन भी इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। जब वहाँ पे वो इस चीज के बारे में सोच रहा था तभी उसकी सिस्टर उससे कहती है, अब आगे मैं आपको एल्केमी करने की प्रोसेस दिखाऊंगी, तो इसीलिए तुम्हें बहुत ध्यान से इसे देखना चाहिए। और इस बात को कहने के साथ में ही जो फर्नेस वहाँ पे रखा हुआ था 4 सिस्टर वहाँ पे अपनी फायर को यूज करते हुए उस फर्नेस में डालते हुए कहती है, तुम कितना समझ सकते हो ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है। एक पिल एम्परर के तौर पे एल्केमी को सिखाना ये हर किसी के पास ऐसा अवसर नहीं होता। सबसे पहले आपको ये जानना होगा आपके अलग अलग सुटेबल टेम्परेचर में अलग अलग पिल्स बनती हैं। आपको अपनी फायर पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है और फायर के टेम्परेचर पर अलग अलग जड़ी बूटियां पिघलाकर उन्हें लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है और एक बार धीरे धीरे जुड़ने के बाद इसे कुछ समय लगता है स्थिर होने के लिए। और इस चीज को बताते हुए वहाँ पे जो 4 सिस्टर थी बहुत ढेर सारे अलग अलग मटेरियल्स को उस फर्नेस के अंदर डाल दिया था। ये टाइम पीरियड एल्केमी प्रोसेस में सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए अपनी फायर टेम्परेचर को स्थिर रखना पक्का करें। अपनी सिस्टर की बात सुनकर ये ला वहाँ पे अपनी 9 राउंड टेरेंट आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ। और जब वो फर्नेस के अंदर देखता है तो वहाँ पे ब्लू कलर की पिल बनने के लिए लिक्विड फॉर्म रेडी होने लगा था और कुछ ही देर में वहाँ पे उसकी सिस्टर एक ब्लू कलर की पिल अपने हाथ में लेते हुए कहती है और इसी तरह से इसको बाहर निकाल लेते हैं। अपनी सिस्टर के हाथ में पिल को देखकर ये लाओ खुश होते हुए कहता है, अच्छा तो इसका ये रिजल्ट निकला है, एक पिल एम्पर बनने के लायक होना। पिल की रिफाइन करने की स्पीड बिल्कुल सोच से बाहर थी। अपने भाई की बात सुन के 4 सिस्टर उसके हाथ में एक कागज पकड़ाते हुए कहती है, तुम्हें क्या क्या चीजें कैसे फॉलो करनी है ये सब मैंने इस कागज पे लिख दिया है और मैं आपके जरूरत की जड़ी बूटियां लेने के लिए पहाड़ के नीचे जाऊंगी। अगले कुछ दिनों में आप सबसे सिंपल ज़ेन क्यूआई पिल्स को रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। और इस बात को कहते हुए वो वहाँ से जाने लगती है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रात का सीन दिखाते हैं जहाँ पर अपना हीरो 4 सिस्टर के पिल पवेलियन से बाहर के साइड में आया हुआ था और वहाँ पर एक हर्ब को ढूंढते हुए कहता है, मैंने आज सिस्टर की एल्केमी प्रोसेस को देखा है, अगर मैं आज रात ट्रेनिंग को स्टार्ट कर सकता हूँ तो इसका रिजल्ट सबसे अच्छा होना चाहिए। अब जबकि मेरे पास ज़ेन ग्रास उस कछुए जैसे फूल को ढूंढने का मौका है, वो कछुए वाला फूल इधर ही कहीं होना चाहिए। और जब वो आगे बढ़ते हुए उसको ढूंढता है तो वो टर्टल शेल फ्लावर उसको सामने दिख जाते हैं, जिसको देखते हुए वो खुश होते हुए कहता है, अरे वाह वो तो वहाँ पर है।
तो अब आप इन फ्लावर्स को देखने के बाद समझ ही गए होंगे कि ये टर्टल शेल फ्लावर क्यों कहते हैं। और ये लाव उस फ्लावर को तोड़ते हुए कहता है अब ये आखिरी बचा था बस। जैसे वहाँ पे ये लाव ने उस फ्लावर को तोड़ा था तभी अचानक से उसको कुछ वहाँ पे सेंस होता है और तभी वहाँ पर एक अटैक ये लाव के क्लोज आ रहा था जिसको उछलते हुए ये लाव वहाँ पे डॉज कर लेता है। और फिर हमको पता चलता है कुछ लोग लबादे वाले ये लाव की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ लिया। उन लोगों की ऐसी बात सुन के ये लाव हैरान होते हुए कहता है ब्रदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं तुम लोग को जानता हूँ, तो तुम लोग यहाँ पर क्यों आए और साथ ही तुम लोग ने सीधे मेरे पर हमला क्यों किया और वो क्या था। ये लाव की बात सुन के सामने लबादा पहने हुए इंसान उसके ऊपर खूब ढेर सारे स्पिरिचुअल स्लैश लगाते हुए चिल्ला के कहता है क्या तुम भूल गए कि तुम्हारा भाई कौन है? सही से अपनी आंखें खोल के देखो मुझे और पहचानो मैं कौन हूँ। हेलो गाइस, एक बार फिर से बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग सिक्स सिस्टर्स के पार्ट 51 में आप सभी का वेलकम। आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है ये लाव जब उस लबादे वाले इंसान को सामने देखता है तो थोड़ा पहचानने की कोशिश करते हुए कहता है तुम यार मैंने तुम्हें कहाँ देखा है। उसकी ऐसी बात सुन के सामने जो पर्सन खड़ा था वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है मुझे पता है कि तुम मुझे पहचान गए हो, तो इस तरह से बेवकूफ भरा व्यवहार करना बंद करो। ये लाव उसकी बात सुन के हंसते हुए कहता है वो बात ये है गलत मत समझना सिस्टर, मैं सचमुच तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैं तो बस थोड़ा सा सरप्राइज हो गया हूँ तुम्हें देखकर। अभी भी एक लड़की है जिसने अपने बॉडी को इतने अच्छी तरह से ट्रेन किया है, मुझे तो अब खुद पर भी शर्म आ रही है। ये लाव की बात सुनकर तो सामने खड़ी लेडी थी गुस्से के कारण उसके ऊपर फिर से अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है तुम बेवकूफ चूते लड़के, तुम अब मरो। ये लाव जब उसके अटैक को आते हुए देखता है तो अपनी स्पीड को यूज करते हुए वहाँ पर उसके सारे स्लैशेस को डॉज कर लेता है और फिर वहाँ पर फाइट के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगा था। और इसी के साथ अपने एंशिएंट स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए अटैकिंग पोज लेके कहता है क्योंकि तुमने मुझे बार बार मारने की कोशिश की है, मैं तो सचमुच एक चूतिया इंसान होऊंगा अगर मैं इसका जवाब तुमको नहीं देता हूँ। और उसकी बात सुन के वो लबादे वाले सारे लोग ये लाव के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और उनके अटैक को आते हुए देखकर ये लाव वहाँ पर अपनी 9 राउंड टेरन ब्लेड को ओपन कर लेता है और उनके सारे स्लैशेस के ऊपर अपना स्लैश मारता है। तभी वहाँ पर वो जो लड़की थी जो उसको मारने आई थी वहाँ पर अपना भाला निकाल कर ये लाव के ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है क्रिसेंट स्वॉर्ड चलो आओ बाहर। और अगले ही पल उसने वहाँ पर अपने भाले के साथ ये लाव के ऊपर एक जबरदस्त अटैक कर दिया था और ये लाव ने भी वहाँ पर अपनी एंशिएंट स्वॉर्ड के साथ में उसको रोक लिया था। और ये लाव के जबरदस्त ट्रेनिंग और प्रेशर के कारण उस लड़की का भाला उसको 1 इंच हिला भी नहीं पाता। और तभी ये लाव उसके भाले को वहाँ पे रोकते हुए गुस्से में कहता है मैं बहुत ध्यान से यहाँ पर अपनी हर्ब्स को इकट्ठा कर रहा था और तुम लोग खुद यहाँ पर मुझसे लड़ने के लिए आए हो। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, तो आखिर तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ में। और इस चीज को कहते हुए उस लड़की के अटैक को वहाँ पे पीछे रिफ्लेक्ट कर देता है, झटका दे देता है। और ये लाव के सिर्फ धक्का देने से वो लड़की वहाँ पर धड़ाम से नीचे जमीन पे गिर गई थी। और फिर ये लाव ने जरे से समय के अंदर उन सारे के सारे लबादे वाले इंसानों को बुरी तरह से घायल करके जमीन पे धराशाही कर दिया था। और फिर ये लाव उनकी तरफ देखते हुए कहता है तो फिर ठीक है, अब मुझे जानना है कि तुम लोग मुझे मारने क्यों आए, क्योंकि जल्दी ही मुझे काम पूरा करके अपनी सिस्टर के पास वापस जाना है और इसीलिए अब तुम लोग फ्री हो। मैं अब तुम लोग के साथ और ज्यादा नहीं खेलूंगा। अपने हीरो की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे रोते हुए कहती है क्या सिस्टर, अगर वो अभी भी यहाँ है तो मुझे भी उसको बुलाने की जरूरत होनी चाहिए। उस लड़की की बात सुन के अपना हीरो वहाँ पे उसकी तरफ पलट के देखते हुए कहता है क्या तुम सच में ऐसा करना चाहती हो, क्योंकि वो तो अपनी सिस्टर्स के बारे में जानता है कि वो कितनी ज्यादा सनकी है सारी की सारी। और तभी वहाँ पर वो लड़की फिर से खड़े होते हुए चिल्ला के कहती है वो तुम ही थे जिसने कि मेरे भाई को मार डाला। उसकी बात सुन के ये लाव वहाँ पे सोचते हुए कहता है अबे यार कौन से भाई को मैंने मार डाला। उसकी ऐसी हरकत देख के वहाँ पे वो खिसियाते हुए कहती है 7 दिन पहले घोस्ट केव में तुमने उसे मार डाला। उस लड़की की बात सुन के ये लाव वहाँ पे सोचते हुए कहता है अच्छा तो वो तुम्हारा भाई था जो तीसरी सिस्टर को जहर दे के मारना चाहता था, लेकिन उसकी ताकत बहुत कमजोर होने के कारण वो वहाँ पे मारा गया। ये लाव को अपने भाई की मौत उड़ाते हुए देखकर वो लड़की वहाँ पे गुस्साते हुए कुछ पर्पल कलर की बॉल्स को ये लाव की तरफ फेंकते हुए चिल्ला के कहती है तुम कमीने हरामखोर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि अब तुम मेरे भाई की मौज ले रहे हो। और जैसे वो बॉल वहाँ पे गिरती है तो उसके अंदर से पर्पल कलर का स्मोक निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है, जिसको सूंघते हुए ये लाव हैरान होके कहता है ये तो वही जहरीला धुआं है। और तभी वहाँ पर ये लाव को कोई चिल्ला के कहता है तुम लड़के सच में बहुत ज्यादा शैतान हो। और इस आवाज को होने के साथ में उसके पास बहुत ढेर सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगती है
और जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आवाज किसकी होगी, तभी वहाँ पर फोर सिस्टर एंट्री मारते हुए कहती है, मैंने तुम्हें साफ तौर पे अगले दिन ट्रेनिंग शुरू करने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी और तुम आधी रात में हर्ब्स को ढूंढने के लिए यहाँ पर भागे चले आए और ये देखो अब तुम फिर परेशानी में पड़ गए। अपनी सिस्टर को वहाँ पे आते हुए देखकर ये लाव हैरान होते हुए कहता है, सिस्टर ये मेरी गलती नहीं है, यही लोग मेरे ऊपर अटैक करने के लिए पहले आगे आए। फोर सिस्टर को देखने के बाद वो लड़की उसके ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तो आखिरकार अब समय आ गया है, तुम भी मेरे भाई की मौत में शामिल थी। फोर सिस्टर उसको आगे आते हुए देखकर स्माइल करते हुए कहती है, हाँ हाँ लोंडिया कोई बात नहीं, अपना बेस्ट अटैक करना मुझ पे। फिर उसकी सिस्टर येलाओ से कहती है, ये ट्रेनिंग के रिजल्ट को टेस्ट करने का समय है। अपनी सिस्टर की बात सुन के तुरंत येलाओ आगे की तरफ आते हुए कहता है, हाँ ठीक है मैं समझ गया। और इसी के साथ जो उसको नई स्किल मिली थी थंडर ट्रेवल्यूशन में, वो वहाँ पर एक्टिवेट करते हुए कहता है, वैसे मुझे तुम लोग के साथ ट्रेनिंग करने का मन तो नहीं है, लेकिन जब तुम लोग मेरी ट्रेनिंग में शामिल होना ही चाहते हो तो फिर ठीक है। और इस चीज को कहने के बाद जो उसने वहाँ पर थंडर फ्लेम बॉल बनाई थी वो उन लोग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है, 9 हेवन थंडर फ्लेम। और वो थंडर फ्लेम अटैक सीधे वो लोग जो आगे बढ़ रहे थे उसके सिस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए वो उन लोग के पास जाकर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और उस थंडर फ्लेम के इफेक्ट के कारण वो सारे के सारे घायल होकर जमीन पे गिर जाते हैं। और फिर ये लाव उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, वैसे मैं तुमको सलाह देना चाहता हूँ, अगर तुम अपने नुन्नी कटे भाई का बदला लेना चाहती हो तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ पर अपने सब ऑर्डिनेट के साथ में सबसे ताकतवर अटैक करो, क्योंकि मैंने अभी तक अपना बेस्ट नहीं किया है। तो फिर यहाँ पर पहले से ही हर कोई इस तरह से क्यों पड़ा हुआ है। ये लाव की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे गुस्से में उसकी तरफ घूर के देख के कहती है, ऐसा लगता है जैसे कि तुम बिल्कुल वही कह रहे हो जो वो कहते हैं, क्योंकि ये सब मेरे भाई के लिए है। और जैसे उस लड़की ने इस बारे में बोला था तभी उसके हाथ के पास में से बहुत ढेर सारा ब्लड रिलीज होना स्टार्ट हो गया था और धीरे धीरे करते हुए उसके चारों तरफ बहुत ढेर सारा ब्लड घूमना स्टार्ट कर देता है। और वहाँ पे वो येलाओ की तरफ देख के गुस्से में कहती है, अब तुम मेरी इस टेक्निक से कैसे बचोगे। येलाओ जब उस लड़की की टेक्निक को देखता है तो वहाँ पे हैरान होते अपनी सिस्टर से पूछता है, अरे ये क्या है। फिर वहाँ पे उसकी सिस्टर उसे बताती है, ये 6 पाथ सेक्ट की जो कि हेवन के लिए अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करती है। और दोस्तों इसी तरह की टेक्निक आपको याद होगा जो ताई सेट की पीक मास्टर थी वो भी इसको पहले इस्तेमाल कर चुकी है। आपको यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आया है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे मालूम है यहाँ तक वीडियो देखने के बाद में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है। सो प्लीज जल्दी करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। बिकमिंग अ गॉड बाय टीचिंग 6 सिस्टर्स के पार्ट 52 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम भी 6 पाथ सेट के लोगों में से एक होगी। ये लाव की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे गुस्साते हुए कहती है, ये सब तुम लोग की गलती है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे भाई को मार डाला। उस लड़की की चिन्ह पुण्य सुनने के बाद ये लाव वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्साते हुए कहता है, तुम्हारा भाई भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं था, उसने भी निर्दोष लोगों को जान से मार डाला और यहाँ तक कि उन्हें जहरीली लाशों में बदल दिया। वो इसी तरह से मरने लायक था। ये लाव की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे गुस्साते हुए चिल्ला के कहती है, तुम चुप हो जाओ, आज मैं अपने भाई की जान की कीमत चुकाऊंगी तुमसे। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर ये लाव से कहती है, मुझे चिंता थी कि मुझे ये सिखाने का मौका नहीं मिलेगा कि अपनी आँख का इस्तेमाल लड़ाई में कैसे करते हैं, और मेरे ना चाहते हुए भी अब तुम बहुत जल्द मेरी एक एक्सपेरिमेंट सब्जेक्ट बनने वाली हो। अपनी सिस्टर के फायर को देखकर ये लाव वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या हम अपनी फायर को लड़ाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाव की सिस्टर उसे बताती है, तुम्हारी 9 हेवनली थंडर फायर भी टॉप में से एक है और तुम इस फायर का इस्तेमाल न केवल एल्केमी करने के लिए कर सकते हो बल्कि इसे लड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी पावर खत्म नहीं होती है, लेकिन मेरे को इन छोटे कीड़ों के सामने अपनी फायर का इस्तेमाल करना थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। और इस चीज को कहते हुए वहाँ पर उसकी 4 सिस्टर अपनी फायर को रिलीज करने लगती है। जब वो लड़की देखती है कि वो फायर का अटैक कर रही है तो वहाँ पर वो भी अपने हाथों में एक स्पिरिचुअल बॉल को जनरेट करते हुए कहती है, ये सब तुम्हारी बकवास है कमीनी, तुम केवल अकेले हेवनली ट्रेवल्यूशन को हराना चाहते हो, ये सिर्फ तुम्हारा एक बहुत बड़ा सपना है। उस लड़की की बात सुन के ये लाव वहाँ पे गुस्साते हुए कहता है, क्यों, क्या मैं इंसान नहीं हूँ। और यहाँ पर जाहिर तौर पे 2 लोग हैं, तो तुम इस चीज से अंदाजा लगा सकती हो। और जैसे वहाँ पर ये लाव ने इस चीज के लिए बोला था तभी अचानक से उस लड़की ने 4 सिस्टर के ऊपर स्पिरिचुअल बॉल का अटैक कर दिया होता है। और दूसरे साइड 4 सिस्टर भी अपने फायर के साथ में रेडी थी और उसने अपनी फायर का यूज करते हुए बहुत ढेर सारे हाथ बना लिए थे उसके अटैक को रोकने के लिए। और फिर वहाँ पर चिल्लाते हुए ये लाव से कहती है, अब इसके बाद तुम्हारी सिस्टर तुम्हें दिखाएगी कि एक असली हेवनली फायर का कंट्रोल टेक्निक को इस्तेमाल कैसे करते हैं और तुम इसे कितना समझ सकते हो, ये सिर्फ तुम पर निर्भर करता है।
और इसी के साथ उस लड़की का अटैक सिस्टर के अटैक के साथ में आपस में लड़ जाता है। लेकिन तभी में दिखाते हैं जो सिस्टर की फायर होती है, उस लड़की का जो स्पिरिचुअल बॉल अटैक होता है उसको वहाँ पर अपनी फायर में कन्वर्ट करने लगती है। और इस चीज को होते हुए देखकर ये लाव हैरान होते हुए मन में कहता है, जब मैंने पहले लड़ने के लिए का इस्तेमाल किया था तो मेरी फ्लेम सामने नहीं आई, बल्कि उस जगह पर स्पिरिचुअल एनर्जी निकलने लगी। इसका मतलब है कि मेरी फ्लेम स्पिरिचुअल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। और अब यहाँ पर मेरी सिस्टर इस फायर को कितनी आसानी से कंट्रोल कर सकती है और साथ ही उस फायर को कंट्रोल करके सामने वाले एनिमी को सप्रेस कर रही है। ये सचमुच बहुत बढ़िया है। जब वहाँ पे ये लाव इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी उसकी सिस्टर उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करके कहती है, हे लड़के, क्या तुमने इस चीज पर ध्यान दिया कि तुम्हारी सिस्टर अभी क्या कर रही थी? अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाव हैरान होते हुए कहता है, हाँ मुझे साफ दिखाई दे रहा है। अब वहाँ पर उसकी सिस्टर उस लड़की से कहती है, तो चलो फिर ठीक है, इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं। और जितनी भी उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी थी वहाँ पर उसकी सिस्टर अपने फायर हैंड के थ्रू खूब कस के एब्सॉर्ब करने लगती, खींचने लगती है। और ऐसा होते हुए देखकर वो लड़की वहाँ पे हैरान हो गई थी। और फिर सिस्टर उस लड़की से कहती है, हालांकि तुम्हारी टेक्निक की पावर सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये जाहिर तौर पे तुम्हारे ब्लड सेक्रीफाइस फॉर्मेशन के कारण है, और इस फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़ुआन युआन रिल्म से ऊपर के लोगों की जरूरत होती है। फोर सिस्टर की बात सुन के वो लड़की वहाँ पे हैरान होकर चिल्ला के कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? फोर सिस्टर वहाँ पे अपनी फायर के थ्रू उस लड़की को बहुत ज्यादा घायल करते हुए सीधे हवा में उड़ा देती है। जब ये लाव वहाँ पे अपनी सिस्टर की ऐसी पावर को देखता है तो हैरान होते हुए मन में कहता है, अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है, ये तो बहुत बढ़िया है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरी सिस्टर जानबूझकर इतनी देर से अपने टाइम को रोकी थी ताकि मुझे ये साफ तौर पे दिखा सके कि अपनी फायर को कंट्रोल में कैसे करते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे सिस्टर के आगे जो एनिमी है वो 3 सेकंड से ज्यादा अपने आप को बचा नहीं सकता और एक हिट में हार जाता है। फोर सिस्टर वहाँ पे अपनी फायर को और ज्यादा बढ़ाते हुए ये लाव से कहती है, ऐसा करने के लिए आपकी क्यूआई काफी है और तुम्हारी बॉडी की आग की लपटें किसी भी समय अपना रूप को बदल सकती हैं। ये देखो, मैं तुम्हें दिखाती हूँ इस तरह से। और इस चीज को कहने के बाद फोर सिस्टर जंप करती है और उनके ऊपर अपनी फायर से एक अलग अंदाज में अटैक कर देती है, जिस चीज के होने के कारण जितने भी लोग वहाँ पे आए हुए थे वो फायर रूप बदलते हुए उन लोगों के चारों तरफ एक रस्सी की तरह लिपटने लगी थी। और फिर वहाँ पे फोर सिस्टर उसको बताती है, ये देखो मेरी फायर मेरे पूरी तरह कंट्रोल में है, मैं इस फायर के थ्रू एल्केमी करती हूँ, अटैक करती हूँ और डिफेंस भी कर सकती हूँ। और कुछ ही देर में वहाँ पे फोर सिस्टर ने ये लाव को जितना सिखाना था सब कुछ सिखा देती है। और फिर आखिरी में अपनी फायर को यूज करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा आग का बवंडर एक्टिवेट करते हुए कहती है, और हाँ ये देखो, अपनी फायर के साथ में तुम ऐसा भी कर सकते हो, ये तुम्हारी एल्केमी फायर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेक्निक होती है। अपने सिस्टर की इस टेक्निक को देखने के बाद ये लाव बहुत ज्यादा खुश होते हुए ताली बजा के कहता है, वाओ, मेरी सिस्टर तो बहुत बढ़िया है, एकदम कूल है, मैं इसे अपनी आंखों से देख सकता हूँ लेकिन अपनी बॉडी से नहीं। सिस्टर, तुम्हें ये फायर मुझे सिखानी होगी कि इस टेक्निक में बदलाव कैसे लाते हैं। ये लाव की बात सुन के फोर सिस्टर अपने बलून वाले खजाने के बीच से एक स्क्रोल को बाहर निकालते हुए कहती है, चलो ठीक है, मैंने तुम्हारे लिए ये तैयार किया है, ये हेवनली मैजिक फायर कंट्रोल टेक्निक है और ये मेरे वैली की 1000 मेडिसिन सीक्रेट टेक्निक है, इसे लो और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। ये लाव वहाँ पे उस स्क्रोल को अपने हाथ में देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हुए चिल्ला के कहता है, सिस्टर, इसके लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और फिर वहाँ पे फोर सिस्टर्स को आगे बताती है, हेवनली मैजिक फायर का कंट्रोल न केवल आग की लपटों को अपनी इच्छा से बदलने के लिए बल्कि आग की लपटों की पावर को भी बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। अगर तुम अपनी 9 हेवनली थंडर फ्लेम के साथ इसे सफलतापूर्वक कल्टीवेट कर लेते हो तो उसकी ताकत पक्के तौर पर इतनी खराब भी नहीं होगी। तभी वहाँ पर उसकी सिस्टर ये लाव को देखते हुए वहाँ पे हैरान हो गई थी, क्योंकि दोस्तों फोर सिस्टर ने ये लाव को अभी भी वो स्क्रोल दिया था और ये लाव वहाँ पे उस स्क्रोल को यूज करते हुए अपनी थंडर फ्लेम से एक मुक्का तैयार कर लेता है। तो वे अपनी सिस्टर से कहता है, सिस्टर, क्या इसको इसी तरह से करा जाता है? मैं तो बस यूं ही किताब को पलट रहा था और फिर उसे पहले आजमाना चाहता था। और उसकी सिस्टर उस चीज को देख के हैरान होते हुए कहती है, तुमने तो उसे कर लिया। और फिर ये लाव के ऐसे कारनामे को देखने के बाद हैरान होते हुए मन में कहती है, अरे बाप रे, आखिर ये बच्चा क्या है? बस किताब के ऊपर एक हल्की सी नजर डालकर जिस तरह से मैंने हेर फेर किया उसे एक बार देखकर क्या वो अपने आप ऐसा कर सकता है? और तभी दूसरी तरफ ये लाव वहाँ पे उस टेक्निक को यूज करते हुए अपनी सिस्टर से कहता है, लेकिन मैं केवल मुक्का ही क्यों बना सकता हूँ? मैं उस आग के चाबुक की तरह बनाना चाहता हूँ जिसे तुमने अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता?
फोर सिस्टर स्माइल करते हुए कहती है। अपने भाई की बात सुनकर फोर सिस्टर स्माइल करते हुए कहती है, तुमने केवल एक बार देखने के बाद और तुम पहले से ही एक मुक्का बना सकते हो, ये तो बहुत बढ़िया है। और इसके अलावा हेवनली मैजिक फायर टेक्निक तुम सोच रहे हो, तुमको और भी ज्यादा मेहनत से कल्टीवेट करना होगा। अपनी सिस्टर की बात सुन के ये लाओ उससे कहता है, हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को। और इसी के साथ वो दोनों सिस्टर ब्रदर उस जंगल से बाहर निकलते हुए पिल पैलेस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। और तभी ये लाओ जंगल की तरफ आगे बढ़ते हुए देख के कहता है, क्या कोई वहाँ पर है? और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके 52 चैप्टर ही रिलीज हुए हैं अभी तक, और जैसे इसके चैप्टर आगे रिलीज होंगे मैं तुरंत एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप लोगों को यहाँ तक वीडियो देखने में मजा आई है तो प्लीज गाइस मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे मालूम है आप में से बहुत से लोगों ने आखिरी तक वीडियो देखने के बाद में भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा। इसीलिए मैं मेनली आप लोगों से बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके बताओ मुझे कि वीडियो में आपको कौन सा पार्ट सबसे बिंदास लगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू ऑल।